दक्ष जो कि शैतान से कम नहीं है। दक्ष माफिया के दुनिया में भी राज करता है और उसकी नजर में माफी की सजा सिर्फ मौत है। वही माही शांत स्वभाव की है और बी खराबे से काफी दूर रहना पसंद करती है, लेकिन उनकी किस्मत को ये कभी मंजूर नहीं है, इसलिए पहले अपने परिवार वालों की वजह से वो बी खराबे को देखती आई है। लेकिन जब शैतानों का राजा यानी ब्लू आइज वाला शैतान दक्ष स्मिथ उसकी जिंदगी में कदम रखेगा तो क्या करेगी माही और वो खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए पढ़िए द ब्लू डेमन। एक लड़की गंगा नदी के किनारे हाथ में अस्थियों वाला कलश लेकर खड़ी थी और उसके चेहरे की उदासी और सफेद कपड़े बयां कर रहे थे कि उसने किसी खास को खो दिया है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो यह एहसास पाकर अपनी आंख बंद करके कलश में मौजूद राख और हड्डियों को गंगा नदी के जल में मिला देती है। उसकी आंखें बंद थी लेकिन उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी कि तुम्हें इंडिया छोड़कर अपने पिता के साथ जाना होगा, वादा करो। इस आवाज से परेशान होकर वो लड़की अपनी आंख खोल लेती है और वो कलश के साथ राख और हड्डियों का पानी में विसर्जन करते हुए पीछे मुड़कर उस इंसान को देखकर बोलती है, पापा हमें जल्दी से जल्दी दादाजी की आत्मा की शांति की पूजा पूरी करनी चाहिए क्योंकि मुझे उनकी आखिरी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करनी है। तभी लड़की का पिता अपनी बेटी को देखकर बोलता है, बेटा अगर आप चाहे तो हम कुछ दिन यहीं रुक सकते हैं और जब तक आपका दिल चाहता है। ये सुनते ही लड़की अपनी दर्द भरी आंखों से अपने पिता को देखकर बोलती है कि अब मेरा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मुझे दादाजी से किया आखिरी वादा पूरा करना है। तो अब बात करते हैं कहानी की। जिस लड़की की बात बताई जा रही है वो इस कहानी की हीरोइन यानी माही है, जो अपने दादाजी के साथ भारत में रहती है, लेकिन दादाजी ने अपनी आखिरी सांस में उनसे वचन ले लिए कि अब वो अपने पिता के साथ रहें। माही जो हमारी कहानी की हीरोइन है, जिनकी उम्र 23 साल है और उसका रंग गोरा और काले लंबे बाल जो उसकी पीठ को छूते हैं, इसके साथ ही उनकी आंखें जो काले रंग की है लेकिन हिरण की तरह चमकीली है। माही शांत स्वभाव की लड़की है जिसे लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद है, लेकिन उसकी किस्मत को वो मंजूर नहीं था। तभी तो उसका जन्म भारत के मशहूर परिवार में हुआ, जो कि भारत के टॉप अमीर परिवार में शामिल है। वो कहते हैं कि जो इंसान जितना बड़ा और अमीर होता है उतने ज्यादा उसके दुश्मन होते हैं, इसलिए माही और उसके परिवार वाले हर वक्त गार्ड से कवर रहते हैं। लेकिन माही को अपनी शांति इतनी प्यारी थी, इसलिए उसे अपने आसपास गार्ड का रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर बात की जाए तो माही के चेहरे की रौनक की, तो वो थी उसके चेहरे की मुस्कान, जो कि दादाजी की मौत के बाद कहीं गायब हो गई थी और अब मुस्कान की जगह उसके चेहरे पर दर्द ने जगह बना ली थी। थोड़ा सा माही के परिवार वालों के बारे में जान लेते हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि माही इंडिया में अपने दादाजी के साथ रहती है और दादाजी के अलावा उसका पूरा परिवार था जिससे माही दूर थी, और यह कहा जा सकता है कि यह उसका खुद का फैसला था जिसके आगे उसके पूरे परिवार को झुकना पड़ा। माही के पिता शेखर श्रीवास्तव हैं, जो कि भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ रहते हैं। शेखर जी का ऑस्ट्रेलिया में हथियारों का कारोबार है और इसके साथ साथ उनका माफिया की दुनिया में भी बहुत बड़ा हाथ है। और उनकी पत्नी अंजलि श्रीवास्तव है, जो अपने देश से दूर रहकर भी भारत की संस्कृति नहीं भूली है, इसलिए उनकी दुनिया उनके पति और बच्चों तक ही सीमित है। माही अंजलि जी और शेखर जी की सबसे छोटी बेटी है, जो ऑस्ट्रेलिया से भागकर इंडिया में अपने दादाजी के पास आ गई थी क्योंकि उसे अपने पिता की दुनिया और खून खराबे से दूर रहना है। लेकिन वही उन दोनों से अलग माही के दोस्त और बहन यानी सबसे बड़ा लड़का यानी माही का दोस्त अयान श्रीवास्तव की, तो उनकी पर्सनैलिटी में वो लंबे चौड़े दिखते हैं। किसी मॉडल से उनको कंपेयर करना उनकी तौहीन होगी। अयान को अपने परिवार वालों से सबसे ज्यादा प्यार है और उसके लिए वो किसी का खून करने में भी एक बारी भी नहीं सोचता है। घर वालों को छोड़कर वो बाकी सबके साथ सख्त आवाज में बात करता है। उसकी उम्र 27 साल है, लेकिन पर्सनैलिटी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अयान ज्यादातर अपना गुस्सा शांत करने के लिए सिगरेट का सहारा लेता है। वही दूसरी तरफ माही के बड़ी बहन यानी आर्या श्रीवास्तव, जो कि अयान से 1 साल छोटी है, लेकिन अयान जैसी ही गुस्से वाली, लेकिन परिवार वालों के लिए काफी नर्म है। दोनों चाहे माही से काफी सालों से दूर रहे हैं, लेकिन दोनों को माही से काफी ज्यादा प्यार है। आर्या ने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई है जिसमें वो अपने पिता के साथ साथ बाकी सब माफियाओं को भी सुरक्षा के लिए ट्रेन गार्ड प्रदान करती है। आर्या की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में तीसरी टॉप कंपनी में आती है, जिसके गार्ड्स वेल ट्रेंड होते हैं और उनकी ट्रेनिंग खुद आर्या करवाती है। वही दूसरी तरफ अयान अपने डैड के बिजनेस को देखता है। माफिया वर्ल्ड की सारी जिम्मेदारियां अयान के ऊपर है, क्योंकि शेखर जी बहुत कम माफिया वर्ल्ड से जुड़े मामलों में जाते हैं। वो ज्यादातर अपने हथियार के बिजनेस को देखते हैं, बाकी माफिया वर्ल्ड की सारी कमान अयान ने ले ली थी। शेखर जी तो अपने पिता को भी ऑस्ट्रेलिया में सेटल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया था क्योंकि इंडिया में दादाजी खुद एक फैशन का बहुत बड़ा बिजनेस संभालते थे। अब तक हमने हमारी हीरोइन और उसके साथ जुड़े लोगों के ऊपर बात कर ली है, लेकिन अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं जिसके कदम जल्दी ही माही की जिंदगी में पड़ने वाले हैं, यानी कि हमारे हीरो की। दक्ष स्मिथ, जिसका नाम ही लोगों की रूह को डराने के लिए काफी है। वही जहां माफिया की दुनिया में काफी लोगों का रुतबा है, लेकिन माफिया का किंग या हुक्म का वो खिलाड़ी जो किसी को भी बर्बाद कर सकता है, और वो भी 1 सेकंड एक अंदर, वो है हमारी कहानी का हीरो यानी दक्ष स्मिथ। दक्ष की मां इंडियन थी और पिता ऑस्ट्रेलियन। 13 साल की उम्र में ही उसने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरता देखा था और तब से दक्ष एक शैतान बन गया है, जिसे अब किसी की जान लेने से ज्यादा उसे तड़पा तड़पा के मारने का शौक ज्यादा है। दक्ष जो अभी 26 साल का हो चुका है। अगर दक्ष की पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाए तो जिसे देखकर सिर्फ लड़की नहीं बल्कि लड़के भी अपना दिल दे बैठे, और साथ ही साथ उसके चेस्ट पर बने 6 पैक्स जो उसकी पर्सनैलिटी की शोभा को और बढ़ाते हैं। दक्ष दिखने में इंडियन है, जिसके चेहरे के फीचर्स अपनी मां पर गए हैं, लेकिन अपने पिता की तरह उसकी आंखें नीले रंग की है, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए, लेकिन अगले ही पल वो आंखें सामने वाले को डरा भी डाले। दक्ष के माता पिता के मरने के बाद उसकी देखरेख उसके वहां काम करने वाले काका ने की थी, लेकिन बचपन से ही दक्ष काफी समझदार था, जो 13 साल की उम्र में भी बड़ों की तरह बात करता था। दक्ष काका को काफी मानता है, लेकिन जब वो गुस्से में होता था तो वो एक शैतान था जो किसी की नहीं सुनता है, इसलिए उस वक्त काका भी उससे दूर रहते थे। दक्ष माफिया किंग होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। दक्ष का ऑस्ट्रेलिया की फैशन दुनिया में भी राज चलता है और ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े मॉल दक्ष के ही है। फिर बनने का कारण चाहे सीधे तरीके से हो और यहाँ फिर बंदूक के दम पर, क्योंकि दक्ष को अपना नुकसान बिल्कुल पसंद नहीं था।
दक्ष ने 13 साल की उम्र में ही अपने पिता के बिजनेस को संभालने के लिए दुनिया में कदम रख दिया था, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी की थी, फिर चाहे वो बाकी बच्ची की तरह न हो। दक्ष ने माफिया की दुनिया में खुद कदम रखा था और आज उसके नाम से ही लोग उसे पहचानते हैं। बड़े से बड़ा इंसान उसके नाम को सुनते हुए खीरी खाने लगता है कि कोई उसके पीठ पीछे भी उसका नाम यूज करने से पहले 1000 दफा सोचे। दक्ष के लिए माफी का मतलब सिर्फ सामने वाले की मौत ही है, और ठीक दक्ष की तरह उसका असिस्टेंट भी दक्ष के नाम की तरह जाना जाता है, क्योंकि दक्ष उन मामलों में ही जाता था जिसमें पानी उसके सर से पार जो जाए, वरना उसका सारा काम उसका असिस्टेंट संभाल लेता था। दक्ष की तरह उसका असिस्टेंट भी अनाथ था, इसलिए दक्ष ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। जब दक्ष ने अपना असिस्टेंट बनाया तब वो 14 साल का था। दक्ष ने ही उसका नाम रोनी रखा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन है। रोनी दक्ष से 2 साल छोटा है। रोनी के लिए दक्ष उसका भगवान था, जिसका हुक्म उसके लिए पत्थर की लकीर थी, जिसे वो पूरा किया बिना रुकता नहीं था। दक्ष की दुनिया में काका और उसके असिस्टेंट के अलावा 3 लोग और थे, जिसमें से 2 उसके जंगली रॉयल और रॉब थे, जो दक्ष के साथ रहते थे। दक्ष के लिए उसके बच्चे की तरह थे, लेकिन यही बच्चे अनजान इंसान के ऊपर हमला करने से पहले सोचते नहीं थे। उनके हमले पर सामने वाले की खाल निकलना होता था, और इसके अलावा दक्ष का इकलौता दोस्त था। एक यही था जो दक्ष के गुस्से के टाइम भी उसे संभालने के लिए आगे आ सकता था। दक्ष के कहने को तो जंगली थे, जिसे देखकर सामने वाले की पैंट गिल्ली जो जाए, लेकिन दक्ष के गुस्से के आगे तो वो दोनों भी अपनी धूम हिलाना भूल जाते थे। और काका तो पहले की दक्ष के गुस्से के वक्त आगे नहीं आते थे, और रोनी के लिए दक्ष ठहरा उसका भगवान, तो उसकी नजर में वो कभी गलत नहीं होता था, इसलिए वो तो खुद ही दक्ष की गुस्से वाली वजह को मिटाने में लग जाता था। लेकिन दक्ष का दोस्त अहीर थॉमस, जो कि ठीक दक्ष की तरह आधा भारतीय और आधा ऑस्ट्रेलियाई था। दक्ष और अहीर की पर्सनैलिटी में फर्क इतना था कि दक्ष की आंखें नीली थी तो अहीर की हरी आंखें थी। अहीर दक्ष के पिता के दोस्त का बेटा है। अहीर एक खुश मिजाज का लड़का है, जो कि दक्ष से 1 साल बड़ा है, लेकिन जब कुछ गलत होता था और बात दक्ष की होती थी तो वह भी दक्ष से कम नहीं है। अहीर कभी कभी दक्ष के माफिया जगत का काम भी देख लेता था, अगर उसे अपने डॉक्टर के काम से फुर्सत मिल जाए। अहीर अपने पिता की तरह के बहुत काबिल डॉक्टर है, जिसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों को 6 महीने से ज्यादा वक्त लग जाता था। अहीर ने आज तक जितने ऑपरेशन करे हैं वो सफल रहे हैं। जहां बाकी सब उम्मीद छोड़ देते थे, वही अहीर उसे सक्सेसफुल कर देता था। अहीर के माता पिता दक्ष को अपने बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन दक्ष कहाँ कम था, उसे रिश्ते रखने ही नहीं थे, इसलिए वो उन लोगों से दूर रहता था। लेकिन उसके ठीक उलट अहीर हर वक्त दक्ष के साथ चिपका रहता था और हर वक्त उसके साथ मजाक करता है, लेकिन दक्ष ने अहीर को आज तक कुछ नहीं बोला था। अभी के लिए इतना ही, और आगे की कहानी के लिए कल हम मिलते हैं कि कैसी होगी द ब्लू डायमंड की कहानी, और तब क्या होगा जब दक्ष माही की जिंदगी में कदम रखेगा, क्योंकि माही जो पहले से ही अपने पिता के बिजनेस की वजह से डर कर इंडिया चली गई थी, लेकिन अपने दादा की आखिरी वचन की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया तो आ रही है, लेकिन उसका वहां आना क्या उसकी जिंदगी में तूफान लाएगा, ये जाने के लिए पढ़ते रहे द ब्लू डायमंड। माही और शेखर जी सारी पूजा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। फ्लाइट में पूरे रास्ते माही ने सिर्फ शेखर जी के सवाल करने पर जवाब दिया था, वरना वो बिल्कुल शांत थी। दादाजी ने शेखर जी को अकेले आने को बोला था, क्योंकि कहीं न कहीं वो जान चुके थे कि उनका वक्त आ गया है, इसलिए वो चाहते थे कि माही अपने पिता और परिवार के पास जाकर रहे, क्योंकि माही ने कभी अपने मुंह से नहीं बोला था, लेकिन उसे अपने परिवार की कमी खलती थी। इसलिए जब दादाजी की मौत हुई तो शेखर जी के अलावा वहां कोई नहीं था। अंजलि ने तो फ्लाइट की टिकट तक बुक करवा ली थी, लेकिन माही ने उन्हें इंडिया आने के लिए मना कर दिया था, ये बोलकर कि अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए अंजलि माही का ऑस्ट्रेलिया आने का इंतजार करने लगती है। 10 घंटे के सफर के बाद शेखर जी और माही ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से गॉड कवर लेते हैं। मीडिया वालों ने उनकी पिक्चर लेनी चाहिए, लेकिन गार्ड्स के वजह से वो एक भी फोटो नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने माही और शेखर जी को काफी अच्छे से कवर किया हुआ था। कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया के रोड पर कार तेजी से जाने लगती है और माही ने पूरे रास्ते अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपना सिर शेखर जी के गोद के रखा हुआ था। थोड़ी देर के सफर के बाद कार रुक जाती है और एक गार्ड शेखर जी को देखकर बोलता है कि सर हम पहुंच गए हैं। शेखर जी गार्ड की बात सुनकर माही के सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि बेटा हम घर पहुंच गए हैं, अंदर चले। ये सुनते ही माही अपनी आंखें खोल देती है और तभी वो उठकर कार के साइड में देखती है जहां अभी अयान खड़ा था, और ये देखकर वो अयान की तरफ बिना बुजुर्ग मोशान के देखती है। शेखर जी जानते थे कि माही के लिए यह आसान नहीं है, इसलिए वो उसे पूरा वक्त दे रहे थे ताकि वो खुद यहाँ घुल मिल जाए। अयान माही की तरफ कार का गेट खोलते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, छोटी अपने दोस्त के पास आने से पहले इतना क्या सोच रही है। माही अयान की बात सुनते ही कार से उतरकर उसे गले लग जाती है, क्योंकि एक वही तो था जिससे वो दादाजी के बाद अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी, फिर चाहे वो उससे कितनी दूरी पर क्यों न हो, लेकिन उसकी एक आवाज पर अयान सब कुछ छोड़कर इंडिया भी चला जाता था। माही अयान के गले लगते हुए अपने काफी देर से रुके आंसू को बहाते हुए बोलती है, दोस्त दादू चले गए मुझे छोड़कर, भगवान जी ने ऐसा क्यों किया। अयान कुछ देर तक माही को गले लगाकर उसे चुप करवाता है, और जब वो देखता है कि माही अब सिसकियां ले रही है तो वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि दादाजी चले गए तो क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त तो है। और तभी पीछे से एक आवाज आती है और बहन भी। उस आवाज को सुनकर माही अयान से अलग होकर आवाज की तरफ देखती है, और तभी उसे अपने सामने आर्या को खड़ा देखकर वो धीरे से बोलती है, दी। माही की आवाज सुनकर आर्या थोड़ा सा नाटक करते हुए बोलती है कि अच्छा जी अब तुम्हें अपनी दी की याद आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि यह सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे दोस्त के लिए है। अयान आर्या की बात सुनते ही माही को कंधे से पकड़ते हुए बोलता है, आर्या तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है, अब मेरी छोटी मुझसे इतना प्यार करती है तो तुम क्यों उसके कान भर रही हो। आर्या और अयान को आपस में बहस करते देखकर शेखर जी बीच आते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दोनों बच्चे आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। शेखर जी अयान और आर्या की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम दोनों चुप हो जाओ, क्योंकि माही तुम दोनों के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ जाएगी। और यह बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, और ये देखकर माही आगे बढ़कर शेखर जी की तरफ चली जाती है। माही के आगे जाने पर आर्या और अयान दोनों ही शेखर जी घूरने लगते हैं, और ये देखकर शेखर जी बिना पीछे देखे हंसते हुए आगे माही के साथ बढ़ते हुए बोलते हैं कि मुझे ऐसे देखना बंद करो, क्योंकि तुम लोगों की मां अंदर इंतजार कर रही है, और अगर इससे ज्यादा देर हुई तो मेरे साथ उनके लेक्चर का हिस्सा तुम दोनों को भी बनना पड़ेगा।
शेखर जी बात सुनते ही माही पीछे मुड़कर देखती है, जो शेखर जी की बात सुनते ही हड़बड़ा जाते हैं और दोनों बिना कुछ बोले उनके पीछे आने लगते हैं और शेखर जी माही को ऐसे देखते पाकर माही को देखकर बोलते हैं कि अगर ये दोनों आप दोनों को परेशान करें तो आप अपनी माँ के नाम का हथियार यूज कर सकती है, जो हर बारी काम करता है। और यह सुनते ही माही शेखर जी को देखकर बोलती है और आप पर भी। माही की बात सुनते ही शेखर जी हंसते हुए बोलते हैं, अब बीवी नाम का हथियार तो हर पति पर चल जाता है, इसलिए मैं भी इसमें शामिल हूँ। शेखर जी माही को देखते हैं और आज उन्हें इस चेहरे पर सिर्फ एक कमी दिख रही थी और वो थी उसकी मुस्कान। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि कैसे होगा माही का सफर, क्योंकि अपने परिवार वालों के साथ तो वो बहुत खुश है, लेकिन तब क्या होगा जब दक्ष की नजर माही पर पड़ेगी और क्या तूफान आएगा उसकी इस हस्ती जिंदगी में, ये जानने के लिए बने रहे द ब्लू डायमंड नीला दिल में। तब तक के लिए CH3 माही की मुस्कान। थोड़ा और आगे की कहानी पर चलते हैं। शेखर जी के साथ माही घर की तरफ जाते हैं और माही घर में पहला कदम रखने ही वाली होती है कि तभी एक तेज से आवाज आती है कि खबरदार, अगर अंदर कदम रखा तो। ये सुनते ही माही अपने कदम पीछे कर लेती है और घर की दहलीज पर खड़े होकर सामने देखने लगती है। थोड़ा सा घर के बारे में भी जान लेते हैं। घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, शेखर चेहरा। यह एक बहुत बड़ा बंगला था जिसमें हर जगह काफी बारीकी से कारीगरी की गई थी। घर जितना बड़ा था तो वहाँ काम करने वाले लोग भी उतने ही ज्यादा थे और आज सब किसी न किसी कोने से छुपकर घर की छोटी और सबसे लाडली बेटी को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। माही जो सामने देख रही थी, जहाँ उसकी माँ यानी अंजलि जी उसकी तरफ एक थाली लेकर आ रही थी। ये देखकर शेखर जी माही की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा आपकी माँ को इतना वक्त हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया रीजन लेटर ए रीजन लेटर यू में, लेकिन क्या मजाल यह अपने भारत रीजन लेटर एन रीजन लेटर ई वाली आदत छोड़ दे। इसलिए देखना, अभी पहले पूजा करेगी फिर नजर उतारेगी। तभी पीछे से आर्या और अयान जो पीछे खड़े थे वो बोलते हैं, और फिर अपना मनपसंद काम करेगी यानी हमें डांटने का। ये सुनते ही अंजलि गेट के सामने आते हुए बोलती है, मुझे सब सुनाई दे रहा है और तुम तीनों की तो मैं बाद में खबर लूंगी, पहले अपनी बेटी से मिल लूं। तुम तीनों ने उसे इतना बातों में लगाया हुआ था कि उसे अपनी माँ से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा। ये बोलकर अंजलि जी अपनी आंखों में आंसू लिए माही की आरती उतारती है। अंजलि जी को देखकर शेखर जी माही को देखकर बोलते हैं, बेटा आपकी माँ की लिस्ट में ये भी जोड़ लेना कि यह बात पर रो पड़ती है। शेखर जी की बात सुनते ही अंजलि शेखर को घूरते हुए बोलती है, बस एक मिनट दे, मैं अपनी बेटी की नजर उतार दूं फिर आपको देखती हूँ। जिस पर शेखर थोड़े एटीट्यूड में बोलते हैं, भाग्यवान मिल तो ली आप मुझसे, और कितना मिलोगी। शेखर जी की बात सुनते ही अयान और आर्या पीछे खड़े अपने हाथों की उंगलियां से गिनते हुए एक साथ बोलते हैं कि पापा अगले 2 दिन नहीं 3 दिन अपने कमरे से बाहर हो गए, और वो भी सोफे पर। शेखर जी ने अयान और आर्या की बात सुन ली थी, इसलिए वो थोड़ा नाराज होते हुए बोलते हैं, सुन रही हैं आप भाग्यवान, आपके बच्चों को ये सब आपकी वजह से हो रहा है कि यह इतने बड़े बिजनेसमैन को सुना रहे हैं। अंजलि शेखर को देखकर बोलती है कि अब गलती करोगे तो बीवी नहीं तो फिर कौन सजा देगी। ऐसे ही बातें करते हुए अंजलि जी ने माही के ऊपर से 7 बारी लाल मिर्ची घुमा दी थी और एक नौकर देखकर बोलती है, मिर्ची को अच्छे से जलाकर उसकी राख को पानी में बहा देना, एक भी तीन का घर में नहीं आना चाहिए। ये बोलकर अंजलि जी माही के गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है कि बच्चा अब अंदर आ जाए। अंजलि माही को आगे बोलती है, बेटा हमने आपका कमरा आज भी वैसा रखा है जैसे आप छोड़ कर गए थे। ये बोलते बोलते अंजलि जी रुक जाती है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या बोल डाला है। अंजलि को शांत देखकर माही उनकी तरफ देखकर बोलती है, माँ क्या मैं अपने कमरे में जाऊं, क्योंकि हमें आराम करना है, क्योंकि मैं फ्लाइट में सही से सो नहीं पाई। लेकिन तभी अंजलि बोलती है, बेटा चली जाना लेकिन कुछ खा तो लो, इतने लंबे सफर से आए हो। जिस पर माही बोलती है, माँ क्या आज मैं खाना रूम में ही कर लूं, कल से मैं पक्का आपको ज्वाइन कर लूंगी। जिस पर अयान पीछे से बोलता है, छोटी तेरा जैसा मन हो तो वैसा करना, और इसके लिए तुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अयान ये बोलकर माही की तरफ देखकर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रूम तक लेकर चलता हूँ। इतने में आर्या बोलती है, क्यों छोटी मेरे साथ जाएगी। जिस पर अयान थोड़ा खिंचते हुए बोलता है, ये सिर्फ मेरी छोटी है, तू अपने लिए कुछ और नाम सोच। जिस पर आर्या थोड़ा अकड़ कर बोलती है, मैं तो छोटी ही बोलूंगी, तुझे दिक्कत है तो तू कुछ और सोच ले। अंजलि आर्या और अयान को ऐसे लड़ते देखकर बोलती है, तुम दोनों रहने दो, मैं ही छोड़ आती हूँ। कि तभी शेखर अंजलि को मना करते हुए बोलते हैं, भाग्यवान आप रहने दीजिए, बच्चों को ही जाने दे, क्योंकि अगर आप गए तो मेरी बेटी आराम की जगह आपके आंसुओं को पोंछती रह जाएगी, क्योंकि आप तो सालों का दुख लेकर बैठ जाएंगी। ये सुनते ही अंजलि थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है, आर्या और अयान इस बारी तुम्हारे पापा 3 नहीं बल्कि 1 हफ्ते के लिए कमरे से बाहर रहेंगे। अंजलि एक नजर शेखर को देखकर किचन की तरफ जाने लगती है। तभी शेखर जी पीछे से अंजलि के कंधों पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, भाग्यवान आप तो नाराज हो गई हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जिस पर अंजलि शेखर का हाथ अपने कंधों से हटाते हुए बोलती है, आपने ऐसे ही बोला होगा, लेकिन मैंने ऐसे में नहीं बोला है, और मुझे मेरी बेटी के लिए खाना रामन बनाना है, इसलिए आप हटे। और यह बोलकर वो किचन में चली जाती है। आर्या और अयान के साथ माही बस उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। तभी माही की नजर घर में काम करने वालों लोगों पर जाती है, जो चुपचाप खड़े होकर उसे देख रहे थे। ये देखकर जब अयान भी माही की नजरों को देखता है तो वो थोड़े गुस्से में बोलता है, क्या आप लोगों के पास काम खत्म हो गया। अयान की गुस्से वाली आवाज सुनकर सब लोग हड़बड़ा जाते हैं और इधर उधर जाकर जल्दी से कुछ न कुछ करने लगते हैं। ये देखकर माही बोलती है, दोस्त क्यों गुस्सा कर रहे हो, वो लोग बस देख ही तो रहे हैं। जिस पर अयान थोड़ा नर्म आवाज में बोलता है, मेरी बहन कोई देखने की चीज नहीं है। ये सुनते ही इस बारी माही कुछ नहीं बोलती है। आर्या माही को देखकर बोलती है कि छोटी तो इसे छोड़, इसे हर वक्त गुस्सा करने की आदत है, इसलिए तू मेरे साथ चल। लेकिन इतने में ही अयान माही को देखकर बोलता है, छोटी लेकिन इसे तो कम ही गुस्सा करता हूँ। माही एक बारी फिर अयान और आर्या को आपस में बात करते देखकर खुद ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। ये देखकर आर्या और अयान एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, माही कहाँ जा रही है। जिस पर माही बोलती है, अपने कमरे में। ये सुनते ही आर्या और अयान भी उसके पीछे जाने लगते हैं। माही सीढ़ियां चढ़ने के बाद देख रही थी कि उसका रूम कौन सा है, क्योंकि वो काफी वक्त के बाद आई थी। कि तभी आर्या और अयान दोनों ही माही का एक हाथ पकड़कर उसे उसके रूम में ले जाते हैं। रूम में अंदर आते ही माही को अंजलि की बात याद आती है, क्योंकि वो सच ही बोल रही थी। माही जैसा रूम को छोड़कर गई थी, आज भी रूम बिल्कुल वैसा ही था। रूम में सारी चीजें उसके पसंद की थी।
माही को ऐसे कमरा देखते पाकर आर्या और अयान दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर दोनों बिस्तर पर बैठते हुए आर्या अयान को देखकर बोलती ही है कि अयान तुझे छोटी के चेहरे में कुछ कमी नहीं लग रही है। ये सुनते ही अयान माही को देखकर बोलता है तू सही बोल रही है। इतने में ही आर्या माही का हाथ पकड़ उसे अपने और अयान के बीच बेड पर बिठा देती है। तभी अयान माही को बैग पर लिटा देता है और उसके पेट पर गुदगुदी करने लगता है, जिसमें आर्या भी उसका साथ देने लगती है और अयान आर्या को देखकर बोलता है इसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब है, देख अब हो गई ना कमी दूर। माही आर्या और अयान दोनों को हंसकर रोकते हुए बोलती है दी दोस्त मत करे, मुझे सांस नहीं आ रही। लेकिन अयान और आर्या नहीं रुकते। वो लोग कुछ सेकंड तक ऐसे ही करते हैं और फिर दोनों ही माही के साथ बिस्तर पर लेटकर ऊपर देखने लगते हैं। माही को ज्यादा हंसने के कारण आंखों में आंसू आने लगते हैं और कब वो आंसू सच के रूप में बन जाते हैं इसका एहसास माही को भी नहीं होता है, क्योंकि वो शेखर और अंजलि के सामने रोना नहीं चाहती थी। माही के आंखों में आंसू देखकर आर्या अयान को देखकर अपनी आंखों से इशारा करती है। ये देखकर अयान माही के सर में हाथ फेरता है और अयान के एहसास को पाकर माही बिस्तर पर मुड़कर अयान को कसकर गले लग जाती है। अयान भी माही को कसकर पकड़ लेता है और धीरे से बोलता है बच्चा, वक्त के साथ हर दर्द भी कम हो जाएगा। वही आर्या माहौल को ठीक करने के लिए बोलती है माही यह बिल्कुल सही बात नहीं है, हर बारी तुम दोस्त को क्यों चुनती हो, मैं भी तो यही पर थी, तुम मुझे भी गले लगा सकती थी। आर्या की बात सुनकर अयान माही को बोलता है देख रही है छोटी यह फिर से जलने लगी है। आर्या इस बारी थोड़ा चिढ़ते हुए अयान और माही को गले लगाते हुए बोलती है मैं भी इस टीम में शामिल हूँ। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर काफी देर तक लेटे रहते हैं। शेखर के साथ अंजलि बाहर खड़े ये सब देख रहे थे और अंजलि शेखर के गले लगते हुए बोलती है शेखर, हम कैसे माँ बाप है जो हमारी बच्ची को इतना दर्द में देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर यह हमारी दुनिया मेरी बेटी को और कितना रुलाएगी। अंजलि की बात सुनकर शेखर एक लंबी सांस लेकर बोलते हैं जब तक हमारी बेटी इस दुनिया और इसके तौर तरीकों को नहीं अपना लेती तब तक उसे यह इम्तिहान देने होंगे। आज के लिए इतना कि क्या माही सच में शेखर और दक्ष की दुनिया को अपना पाएगी। जो सामने वाले से बात बंदूक की धम पर करते हैं, ये जानने के लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी। और आप सब लोगों से एक अनुरोध है, मैं इस कहानी को लिखने के लिए अपना बेस्ट दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ये कहानी मेरी बाकी सभी कहानियों से ज्यादा पसंद आए, क्योंकि आपकी लोगों ने मेरी पिछली कहानी में जो सजेशन दिया है मैं उन सब चीजों पर काम करने के बाद ये कहानी लिख रही हूँ। इसलिए आप लोग अपने कुछ सेकंड निकालकर कमेंट जरूर करें और अपने सुझाव देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहें। द ब्लू डेमन। अंजलि माही के कमरे में ही उसे खाना रामन खिला देती है। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना रामन खा रहे थे कि तभी अयान शेखर जी को देखकर बोलता है डैड, हमने 3 महीने पहले ही पार्टी जश्न का इनविटेशन भेज दिया था, इसलिए पार्टी जश्न कैंसिल नहीं हो सकती है, लेकिन हम छोटी को इससे दूर रख सकते हैं। शेखर अयान की बात सुनकर बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि माही भी इस पार्टी जश्न में आए क्योंकि उसके माता पिता की सालगिरह की शादी है, इसलिए अब मैं उसे किसी चीज से अलग नहीं रखना चाहता हूं। शेखर की बात पर अंजलि बोलती है लेकिन शेखर अयान का फिक्र करना भी जायज है। आप तो जानते हैं कि माही इन सब चीजों से कितनी दूर है और मैं इस बारी अपनी बेटी को खुद से दूर जाता नहीं देख पाऊंगी। जिस पर शेखर जी थोड़ा सख्त होकर बोलते हैं पिछली बारी हमारी बेटी इस दुनिया को अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बारी वो अपनी मर्जी से आई है, इसलिए पार्टी में आने का और नहीं आने का फैसला भी माही का ही होगा। इतने में आर्या बोलती है पापा, आप जानते हैं कि इस पार्टी जश्न में माफिया भी होंगे और उन सबके सामने छोटी को लाना सही होगा। जिस पर शेखर जी फिर से बोलते हैं एक ना एक दिन ये बात सबके सामने आ ही जाएगी और इस पार्टी जश्न से बेस्ट टाइम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सबको पता चल जाएगा कि माही हमारी बेटी है तो कोई उस तक पहुंचने से पहले 1000 बारी सोचेगा। इतने में ही अंजलि बोलती है लेकिन उस पार्टी जश्न में माफिया किंग भी आने वाला है, इसलिए मेरी माँ ने शेखर एक बारी फिर सोच ले, कहीं हमारी बेटी उसकी नजर में आ गई तो आप तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार अयान जवाब देते हुए बोलता है माँ, आप ज्यादा सोच रही है और आप माफिया किंग से डरना छोड़ दे। वैसे भी जितना हमारे पास जानकारी है, माफिया किंग खुद को लड़कियों से दूर ही रखता है जब तक वो खुद उसके पास नहीं जाती, और हमारी माही तो वैसे भी खुद को माफिया से दूर ही रखेगी। जिस पर आर्या भी बोलती है लेकिन माँ, मैं फिर भी माही की सुरक्षा का पूरा ध्यान खुद रखूंगी, उसके ऊपर एक आंच नहीं आने दूंगी। अंजलि जी यह सुनकर बोलती है ठीक है, क्योंकि माही को एक न एक दिन इस दुनिया को स्वीकार करना ही होगा और इसमें उसे हमारी मदद लगेगी और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। माही भी पार्टी में आने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन अंजलि ने उससे 2 से 3 बारी तसल्ली की थी कि वो पार्टी जश्न में आने के लिए इनकंफर्टेबल तो नहीं है, क्योंकि उसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि उसे पार्टी जश्न में आना ही होगा। 2 दिन बाद वो दिन भी आ जाता हुआ कि जब पार्टी जश्न के लिए सारे माफिया शेखर चेहरा में आए हुए थे। पार्टी को गार्डन में अरेंज किया गया था क्योंकि बंगलों का गार्डन काफी बड़ा था जिसमें 1000 तक लोग आराम से पार्टी में आ सकते थे। आखिर होता भी क्यों नहीं, इतने बड़े बिजनेस टाइकून का घर जो था। शेखर जी का ऑस्ट्रेलिया रीजन लेटर ए रीजन लेटर यू में काफी नाम था, लेकिन माफिया वर्ल्ड में किंग का यानी दक्ष के रूल्स चलते थे। अगर कोई भी माफिया वर्ल्ड से पार्टी करता है तो पार्टी में सभी माफिया को आना ही पड़ेगा, फिर चाहे 1 मिनट के लिए क्यों नहीं हो, और पार्टी में आना वाला हर इंसान अपनी गरिमा को नहीं भूलेगा, खासकर हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि हर माफिया पार्टी जश्न में दक्ष खुद भी आता था, फिर चाहे बस कुछ मिनट के बाद वो चला जाता था। अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो वो खुद सामने वाले के लिए सजा तय करेगा। दक्ष के रूल की वजह से आज सभी माफिया पार्टी जश्न में आए थे, क्योंकि सबके पास 3 महीने पहले ही इनविटेशन भेज दिए गए थे, इसलिए कोई अगर दूसरे देश में भी क्यों ना हो उसे सब काम छोड़कर आना पड़ता था। हालांकि सबने अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन रखा था ताकि कोई नहीं जान पाया कि उनकी असली पहचान क्या है। पार्टी में मीडिया तक मौजूद थी। कुछ ही मिनटों में शेखर चेहरा के बाहर का माहौल बदल जाता है। चेहरा के बाहर एक कतार में गाड़ियां आकर रुकती है। गाड़ियां इतनी ज्यादा थी कि उनकी गिनती करना मुश्किल था और सारी कार एक जैसी थी, और उन कार के बीच में एक रोल रॉयस कार के आगे आकर एक गार्ड खड़ा होकर गेट को खोलता है। वही इतनी सारी कार देखकर अंजलि के चेहरे पर शिकन आ जाती है, क्योंकि वहां की हवाओं तक में यह आवाज गूंजने लगी थी कि माफिया किंग आ गया है। कुछ लोगों के चेहरे में डर की लकीरें बन गई थी कि कहीं वो गलती से भी कोई गलती ना कर दे और आज उनकी मौत माफिया किंग के हाथों हो जाए।
वही शेखर खुद बाहर गेट तक जाते हैं ताकि वो सामान से माफिया किंग का स्वागत कर सके, क्योंकि माफिया किंग के स्वागत में कुछ कमी का खतरा है। शेखर जी भी नहीं ले सकते क्योंकि वो कितने भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन वो दक्ष स्मिथ से नहीं लड़ सकते थे। दक्ष के गार्ड्स ने सारे मीडिया वालों से कैमरे ले लिए हैं और मीडिया वाले भी अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने गलती से दक्ष की पिक्चर लिया तो उसी पल उनका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि दक्ष को लाइमलाइट से दूर रहना पसंद था। दक्ष जैसे ही कार से बाहर अपना पहल कदम बाहर रखता है तो अंजलि जो शेखर जी के साथ बाहर खड़ी थी ताकि वो दक्ष का स्वागत कर पाए। दक्ष के कार से बाहर निकलने पर सबकी नजरें उस पर जी जम जाती है। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि उसे लुक पर कोई भी फिदा हो जाए। इस वक्त उसे सिंपल लेकिन रॉयल लुक लिया था, जिसमें सफेद रंग की शर्ट ब्लू बन जिसके ऊपर से 2 बटन खुले थे, जिससे उसके बॉडी के सिक्स पैक्स की हल्की सी झलक मिल रही थी, और उसके साथ शर्ट की मैचिंग के लिए डार्क ब्लू जीन्स पहनी थी और ऊपर से ब्लेजर के साथ महंगे जूते आदमी का जूता। साथ ही साथ उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी और मेल थी और बाल भी जेल से सेट किए हुए था, और सबसे खूबसूरत उसकी कलाई पर बंधी वॉच उसके लुक को और ज्यादा रॉयल बना रही थी। दक्ष ने अभी आंखों पर स्पेक्स डाले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी नीली आंखें कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके आसपास का ऑरा काफी खतरनाक था। तभी शेखर जी दक्ष के पास थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसका स्वागत करते हुए बोलते हैं, वेलकम मिस्टर स्मिथ। ये बोलकर वो अंजलि की तरफ देखते हैं, जिनके हाथों में अभी फूल के बुके थे। शेखर के देखने के बाद अंजलि फूल के बुकों को आगे कर देती है, जिस पर रोनी, दक्ष का असिस्टेंट, आगे आकर वो फूलों का बुके ले लेता है और इसी के साथ अंजलि और शेखर को उनकी सालगिरह के लिए विश करके सामने खड़े गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये किंग की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। शेखर जी गार्ड्स की तरफ देखते हैं, जिसमें 15 से 20 गार्ड्स अपने हाथों में अलग अलग तोहफे लिए खड़े थे। आखिर तोहफा माफिया किंग दे रहा था तो कमी कैसे हो सकती थी। ये देखकर शेखर जी तोहफों के लिए धन्यवाद बोलते हैं और गार्ड्स को सामने इशारा करके तोहफों को रखने की जगह बता देते हैं, और वो दक्ष को पार्टी में अंदर आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि दक्ष को ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी, इसलिए वो इसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही। दक्ष का पार्टी में आना और माही का भी पार्टी में आने के लिए मान जाना, क्या ये किसी अनहोनी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है? ये जानने के लिए तो आप सभी को लगातार द ब्लू डेमन के साथ बने रहना होगा, और इसके साथ आप लोग मुझे सजेशन भी देना कि आपको कहानी में इमोजी पसंद है और नहीं, ताकि मैं उसी तरह एपिसोड डालूं जैसे आप लोगों को पसंद हो। तब तक के लिए CH5 दक्ष की नजरें अब आगे चलते हैं। दक्ष का सारा काम रोनी, दक्ष का असिस्टेंट, ही संभलाता है, इसलिए दक्ष से ज्यादा रोनी ही रिस्पॉन्स कर रहा था। शेखर जी जब दक्ष को पार्टी जश्न में अंदर आने के लिए बोलते हैं तो दक्ष पार्टी जश्न में अंदर जाते हुए वहां रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। कुछ ही मिनट में रोनी ने दक्ष को एक महंगी वाइन का गिलास पकड़ा देता है। दक्ष वाइन के गिलास को अपने हाथों में लेकर चारों तरफ नजर घुमा रहा था। इतने में ही रोनी उससे बोलता है, बहुत सारे माफिया आमंत्रण के हिसाब से आ चुके हैं। ये सुनते ही दक्ष के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ जाती है, जैसे उसका खौफ हर जगह कायम था। इसके लिए उसे खुद पर ही काफी घमंड हो रहा था कि कोई उसके बनाए नियम हर इंसान मानता है। वही अंजलि के चेहरे पर दक्ष के आने के बाद डर की लकीरें जाने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे कुछ गलत होने जैसा आभास हो रहा था। दक्ष जहां बैठा था वहां उसके गार्ड से उसे चारों तरफ से कवर किया हुआ था, लेकिन फिर भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको नजर उठाकर भी देख ले। कुछ ही देर में शेखर जी स्टेज पर जाते हुए माइक लेकर बोलते हैं, आप सभी लोगों का पार्टी जश्न में स्वागत है, और आज मेरी और मेरी पत्नी की जिंदगी में हमारी सालगिरह पर मेरी छोटी बेटी भी इस पार्टी जश्न को सालों बाद जुड़ने वाली है, इसलिए आप सब उसका तालियों से स्वागत करें, मेरी बेटी यानी माही श्रीवास्तव का। शेखर जी अपने हाथों का इशारा शेखर चेहरा की दहलीज पर करते हैं, जिससे सभी की नजरें उस तरफ चली जाती है। कुछ ही सेकंड में गार्डन की लाइटें काफी कम हो जाती है और गेट के बाहर एक फोकस लाइट जलती है। सबकी नजरें बराबर गेट की तरफ थी। शेखर चेहरा में एंटर करने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी, इसलिए तभी गेट पर अयान और आर्या आते हैं। अयान ने एक प्रोफेशनल लुक लिया था, जिसमें ब्लैक शर्ट गोलूबंद जीन्स की बाजू पर स्लीव्स आधी फोल्ड थी और जीन्स के साथ उसके एक साइड की बाजू में उसकी जैकेट थी। वही दूसरी तरफ आर्य ने रेड कलर का गाउन पहना था, जिसमें एक तरफ से उसके पैरों से उसके घुटनों तक कट था, जिसके कारण उसके चलने पर उसकी गौरी टांगे दिख रही थी, और गाउन उसकी फिटिंग था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी काफी निखर कर दिख रही थी। साथ में उसके गले में डला मोतिया का हार उसके लुक में आग लगा रहा था। अयान और आर्या दोनों सीढ़ियों पर खड़े होकर अपना हाथ घर के अंदर बढ़ाते हैं, इसलिए तभी माही दोनों के एक तरफ से हाथ पकड़कर आदमी और औरत उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। माही आज पार्टी जश्न में सिर्फ और सिर्फ अपनी माता पिता की वजह से आई थी, क्योंकि वो पहले से उन्हें काफी दर्द खुद को कर दे चुकी थी, इसलिए वो अब उन्हें और दर्द नहीं देना चाहती थी। माही जब बाहर खड़ी थी तो उसके चेहरे पर डलने वाली स्पॉटलाइट से सबकी नजरें उस पर जाती है। इतने सारे लोगों की नजरें अपने ऊपर डलने के कारण माही को डर लगने लगता है, और ये देखकर अयान गॉड को इशारा करके चारों तरफ से कवर करने के लिए बोलता है। माफी ने एक सिंपल लुक लिया था, और वो आर्या के बार फोर्स करने पर, जिसमें उसने बालों को स्ट्रेट करके उसमें कुछ बालों को एसेसरी का इस्तेमाल किया गया था, और इसके साथ उसके चेहरे पर बिल्कुल हल्का सा मेकअप था उसके चेहरे पर किया था, जो कि उसके ड्रेस के अनुसार किया गया था। माही ने फ्रॉक पोशाक पहनी थी जो हल्के गुलाबी रंग में थी। ड्रेस उसके घुटने तक पहुंच रही थी, साथ ही साथ उसके हाथ में मोतिया का एक ब्रेसलेट था। जब गार्ड्स ने अयान के इशारे से चारों तरफ कवर कर लिया था तो ये देखकर माही को थोड़ा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि अब वो अपने ऊपर नजरें महसूस नहीं कर पा रही थी। ये देखकर वो अयान और आर्य के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। माही को देखकर वहां लड़कियों को जलन होने लगी थी, क्योंकि माही एक डॉल की तरह लग रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का उसकी हिरण जैसी आंखों पर जा रहा था। कहीं न कहीं लड़कियों को माही और आर्य से जलन होने लगी थी, क्योंकि उन दोनों ने आते ही आसपास के लड़कों का ध्यान जो अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन वहां मौजूद सभी आर्य और गुस्से को जानते थे, इसलिए कोई उसे नहीं देख रहा था, बल्कि सबकी नजरें माही पर थी। कुछ लड़कियां तो जलन की वजह से खुद को बोलने से नहीं रोक पा रही थी कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। ये सब बातें कहीं न कहीं दक्ष के कानों में भी जा रही थी, क्योंकि उसके कान इतने शार्प जो थे, लेकिन उसके चेहरे से देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी स्टेज पर शेखर जी माही को देखकर बोलते हैं, बच्चा हमारे पास आओ। ये देखकर माही एक नजर अयान पर डालती है,
माही को खुद को देखता पाकर अयान उसे जाने को बोलता है। ये सुनते ही माही आर्य और अयान का हाथ छोड़कर स्टेज पर जाने लगती है। माही के स्टेज पर जाने के बाद शेखर जी उसे स्टेज के बीचों बीच अपने और अंजलि के बीच खड़े करते हुए बोलते हैं, मिलिए मेरी बेटी हमारा नाज और मान यानी माही श्री विस्ताव से। माही इस वक्त लोगों से नजरें नहीं मिल रही थी और चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो लेकिन उसके चेहरे की उदासी अभी तक उसके फेस पर कायम थी। आज भी उसकी आंखों में गम था जो कहीं ना कहीं उसके फेस पर भी झलक रहा था। माही इस वक्त दक्ष के ठीक सामने खड़ी थी और दक्ष की नजर लगातार उस पर बनी हुई थी। हालांकि उसने गॉगल्स पहने थे जिसकी वजह से उसकी ब्लू आंखों से यह पता नहीं चल रहा था कि वो अभी किसे देख रहा है। कुछ ही मिनट्स में माही के मिलने के बाद अंजलि और शेखर माही का हाथ पकड़कर अपनी सालगिरह का केक जन्मदिन का केक कट करवाते हैं। इतने में अयान और आर्य भी स्टेज पर आ जाते हैं। अयान ने थोड़ा सा केक जन्मदिन का केक माही की नाक पर लगा दिया था ताकि वो अपना ध्यान लोगों से हटा सके। अयान के केक जन्मदिन का केक लगाने पर आर्या थोड़ा नाराज होकर कहती है कि तू मेरी गुड़िया का मेकअप मत खराब कर और ऐसे ही अयान और आर्या आपस में फिर से ही बहस करने लगते हैं। ये देखकर अंजलि उन दोनों को देखकर बोलती है, कुछ तो शर्म करो, सब लोग देख रहे हैं। इतना बोलते हुए अंजलि माही के नाक पर से टिश्यू से केक शॉर्टकेक को साफ कर देती है लेकिन अयान फिर से उसकी नाक पर केक शॉर्टकेक लगाते हुए बोलता है, माँ आपने क्यों हटाया, मेरी छोटी केक शॉर्टकेक के साथ अच्छी लग रही है। वही दूर बैठा दक्ष ये सब देख रहा था। इस बार अंजलि माही के नाक से केक जन्मदिन का केक नहीं हटाती है क्योंकि उन्हें पता था कि अयान फिर से लगा देगा और माही भी अयान की खुशी के लिए अपनी नाक से केक जन्मदिन का केक साफ नहीं करती है। माही पार्टी जश्न में इतने सारे लोगों के बीच कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी लेकिन इतने लोगों की नजर अपने ऊपर महसूस करके वो खुद को संभाल नहीं पाती है। माही कुछ देर में शेखर जी को देखकर बोलती है, पापा क्या मैं टेरेस पर जाऊं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनते ही अयान बोलता है, बच्चा बस हमारे साथ डांस कर लो फिर चली जाना। माही अयान को मना नहीं कर पाती है और ये देखकर शेखर और अंजलि माही के साथ स्टेज के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। तभी आर्या माइक लेकर बोलती है, डैड और मॉम हर साल की तरह आज भी आपके बच्चों की तरफ से यह परफॉर्मेंस आपके नाम का। इतना बोलने के बाद एक फिर से गार्डन की लाइट फिर से धीमी हो जाती है और गाना बजने लगता है। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि दक्ष की नजर माही पर पड़ने के बाद क्या होगा, उसका अगला कदम क्या। माफिया किंग के चेहरे पर बनी खामोशी अगले पल होने वाले खतरे की तरफ एक इशारा है। ये जानने के लिए तो आपको लगातार द ब्लू डेमन नीला दिल पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए शो किया CH6 पहली मुलाकात। अब आगे चलते हैं। गार्डन में लाइट बंद होते हुए गाना बजने लगता है और स्टेज पर अयान और आर्या दोनों गाने पर डांस कर रहे थे। आर्या अपने मुंह से गाना के लिरिक्स बोल रही थी, तुम मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है इस दिल के अलावा किसी से भी ना, हमने इज्जत ली है, हुनर है ये भी इश्क का किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मनों की हमने हिफाजत की है। तभी अयान स्टेज से नीचे उतरकर माही का हाथ पकड़कर ऊपर ले आता है और अयान बीचे में खड़े होकर आर्या और माही को गोल गोल घूमने लगता है। माही डांस नहीं कर रही थी, वो बस अयान के मूव करने पर रिएक्ट कर रही थी। ये देखकर अयान बोलता है, छोटी माँ पापा के लिए थोड़ी सी सटेप कर ले। ये सुनते ही माही एक नजर शेखर जी और अंजलि को देखती है जो स्टेज के नीचे खड़े उसे बड़ी आस से देख रहे थे, इसलिए उनके लिए माही थोड़ा सा गाने पर सटेप करने लगती है। बात करते हैं हजारों हजारों है तजुर्बा हमें यारों, हाँ यारों बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों, ऐसी है अदा बांध लूं हवा, मुझसे वो खुदा दिल से दुआ बरसे झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे। ऐसे ही पूरे गाने पर अयान आर्या और माही डांस करते हैं। तीनों से गाने पर अपने अपने हुक सटेप किए थे, इसलिए जब गाना खत्म होता है तो वहां मौजूद लोग तेज से तालियां बजाने लगते हैं। माही एक बारी फिर से सबकी नजरें देखकर एक लंबी सांस लेती है और वो अयान की तरफ देखकर बोलती है, दोस्त क्या अब मैं ऊपर टेरेस पर जाऊं। अयान माही को देखकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, कुछ भी जरूरी हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं यही पार्टी जश्न में हूँ, और नहीं तो किसी को भी बोल देना, मैं एक आवाज में आ जाऊंगा। ये सुनते ही माही स्टेज से नीचे उतरने लगती है लेकिन तभी वो आर्या की तरफ देखकर बोलती है, दी प्लीज आप अपने गार्ड्स को बोलो कि वो मेरे पीछे नहीं आए, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है और मैं घर से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी। माही की बात सुनते ही आर्या गार्ड को इशारा करती है। आर्या का ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड वहीं रुक जाते हैं। माही अंजलि और शेखर जी से मिलकर घर की तरफ जाने लगती है। वही सोफे पर बैठा दक्ष जो लगातार स्टेज की तरफ देख रहा था जैसे उसने स्टेज पर हुई सारी बातें सुन ली हो, क्योंकि दक्ष को लिप्स रीडिंग आती थी जिसमें वो अंडस्को के मुंह होने पर सामने वाले ही बातें पढ़ लेता था, इसलिए उसने माही और अयान की सारी बातें सुन ली थी और अभी उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी। अभी दक्ष एक नजर अपने हाथ में पकड़ी वाइन के गिलास को देख रहा था जिसमें से उसने अभी तक एक सिप नहीं लिया था और वो रोनी को देखकर बोलता है कि कार निकालो, हमें चलना चाहिए, तुम जाकर मिस्टर श्रीवास्तव को इन्फॉर्म करो। उतने में ही उसने सीट से उठते वक्त जानबूझकर वाइन के गिलास से थोड़ा सा वाइन अपने ऊपर गिरा दिया। ये देखते हुए रोनी जल्दी से उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाता है लेकिन दक्ष उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए बोलता है, दागों से मुझे नफरत है, इसलिए तुम जाओ, मैं इसे साफ करके आता हूँ। ये बोलकर वो घर की तरफ जाने लगता है जिस तरफ अभी माही गई थी। वही रोनी दक्ष के ऑर्डर पर शेखर जी तरफ जाता है। इसकी वजह से सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है और इसी वजह से दक्ष का शेखर चेहरा में जाने के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। अंजलि रोनी को अकेला देखकर समझ आती है कि दक्ष जा चुका है। तब जाकर उन्हें चैन आता है क्योंकि अब तक वो समझ चुकी थी कि दक्ष के जाने के बाद रोनी ही सूचित करने आता है। दूसरी तरफ माही जो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए जल्दी से अपने बालों पर लेगे क्लिप्स उतारकर फेंक देती है और साथ ही साथ वो हाथ में पहनना मोती का ब्रेसलेट भी उतारकर फेंक देती है। माही का ब्रेसलेट और क्लिप्स उतारने के बाद थोड़ा राहत महसूस करती है क्योंकि उसे इन चीजों में सांस नहीं आ रही थी। माही सीढ़ियों पर जल्दी से चल रही थी। वही दक्ष जो माही को ऊपर जाता देख रहा था, तभी माही का टूटा ब्रेसलेट का एक मोती क्रिस्टल बॉल दक्ष के पैरों के पास आकर रुक जाता है। ये देखकर दक्ष झुककर मोती को उठाते हुए अपने हाथ में पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है कि इतने में ही वो एक वकर दक्ष के पास आते हुए अपना सिर झुकाकर पूछता है, सर आपको कुछ चाहिए, क्योंकि दक्ष का ऑरा ही ऐसा था कि कोई भी डर जाएगा।
वही दक्ष एक नजर वेटर पर डालता है, जिसके कारण वो वेटर डर जाता है। ये देखकर दक्ष सिर्फ एक शब्द बोलता है, वॉशरूम। ये सुनते ही वो वकर दक्ष को वॉशरूम की तरफ इशारा करके वहां से ऐसे भागता है जैसे अगर वो वहां 1 मिनट और रुका तो सामने वाला इंसान उसे अपनी आंखों से ही मार डालेगा। तभी दक्ष अपनी नजर माही पर डालता है, जो उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। ये देखकर दक्ष सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि माही अभी टेरेस पर होगी, क्योंकि उसने माही की लिपसिंग पढ़ी थी। माही जो अभी टेरेस पर अकेली थी, क्योंकि आर्या ने माही के बोलने पर गार्ड्स को मना कर दिया है कि उसके पीछे नहीं जाए। कहीं ना कहीं माही घर पर सुरक्षित थी, इसलिए आर्या और बाकी सबको इतनी चिंता नहीं होती है। माही अभी टेरेस पर खड़ी होकर चांद पूर्णिमा के चांद का चेहरा की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी के साथ कुछ आंसू भी थे। माही को इतने सारे लोगों के पास होने से ही घुटन हो रही थी। माही अभी टेरेस पर खड़ी जरूर थी, लेकिन वो अपनी पिछली यादों में खोई हुई थी। माही जब इंडिया में दादाजी के साथ थी तब वो बहुत शैतानी करती थी, लेकिन क्या मजाल दादाजी उसे रोक दे, बल्कि वो उसकी जगह गार्ड्स को ही डांट देते थे, क्योंकि माही हर बारी गार्ड्स को चकमा देखकर अकेले भाग जाती थी। ऑस्ट्रेलिया रीजन लेटर ए रीजन लेटर यू में आने के बाद आर्य और अयान ने भी बहुत कोशिश करी थी कि वो नटखट माही की एक झलक देख पाए, लेकिन माही चाह कर भी अपने उस रूप को नहीं दिखा पा रही थी। माही जो अभी अपनी सोच में ही घूम थी और टेरेस पर खड़ा दक्ष जो लगातार उसे देख रहा था। दक्ष ने अभी अपनी आंखों पर स्पेक्स डाला था, लेकिन अगर कोई अभी उसकी नजर चश्मे को हटाकर देखता तो उसकी नजरों में अभी जो जुनून देखता, और वो भी माही को पा लेने का, जिसके लिए वो आज टेरेस तक आ गया था। वरना माफिया किंग के पास लड़कियां आती थी तभी वो उन्हें अप्रोच करता था, लेकिन आज वो माही की वजह से खुद उसके पीछे आया था, जैसे वो उसे एक नजर में ही भाग गई हो। तभी दक्ष की नजर माही का चांद पूर्णिमा के चांद का चेहरा को एकटक देखने की वजह से उसकी आंखें काली हो जाती है। दक्ष को माही का चांद को ऐसे देखना उसे पसंद नहीं आ रहा हो। ये देखकर वो चांद को एक नजर से घूरता है, जैसे अगर अभी वो कोई इंसान होता तो वो उसे खत्म ही कर देता, लेकिन चांद पर तो उसका बस नहीं था, इसलिए वो अपने कदम माही की तरफ बढ़ाने लगता है। वही माही जो अपने ख्यालों में घूम थी, लेकिन दक्ष के पास आने से वहां से ऑरा में बदलाव आने लगता है, इसलिए माही पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन तभी वो अपने 2 कदम पीछे कर लेती है क्योंकि दक्ष उसके काफी पास था। माही दक्ष को खुद को देखता पाकर उसे देखने लगती है और दूसरी तरफ दक्ष माही को ऊपर से नीचे तक अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। माही एक चेहरे पर अभी भी आंसू की बूंदें थी जो उसे खल रही थी, क्योंकि उसकी हिरण जैसी आंखों की वजह से तो वो माही की तरफ खिंचता चल जा रहा था। दक्ष अपने कदम माही की तरफ बढ़ाने लगता है। दक्ष को अपनी तरफ बढ़ता देखकर माही अपने कदम पीछे लेने लगती है, क्योंकि अभी टेरेस पर कोई नहीं था कि इतने में ही माही पीछे जाते वक्त टेरेस की रेलिंग से टकरा जाती है और वो बैलेंस नहीं बनने के कारण रेलिंग के पीछे की तरफ गिरने लगती है। इतने में ही दक्ष उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और यह सब इतनी जल्दी हुआ कि माही अपना बैलेंस बनाने के लिए दक्ष के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे देखने लगती है। माही को खुद को ऐसे देखता पाकर दक्ष के चेहरे पर एक नशीली मुस्कान आ जाए और वो माही को कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए उसकी आंखों के पास अपने एक हाथ उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से मोहक आवाज में बोलता है, क्यूटी पाई तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू पसंद नहीं है। आज के लिए इतना ही और कल जानते हैं कि दक्ष का माही के इतने करीब जाने पर क्या होगा। माही का अगला कदम ये जानने के लिए बने रहे द ब्लू डेमन नीला दिल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। CH7 दक्ष की लिटिल बनी। अब आगे चलते हैं। माही जब दक्ष की आवाज सुनती है तो एक पल के लिए उसकी सांसें ही रुक जाती है और वो थोड़ा डरते हुए धीरे से बोलती है, कौन हो आप? माही के ऐसे सवाल करने से दक्ष उसकी आंखों में देखकर बोलता है, इंटरेस्टिंग लिटिल बनी खरगोश। तुम पहली हो जो दक्ष स्मिथ की नजरों से नजरें मिलाकर बात कर रही हो और मुझसे मेरे बारे में पूछ रही हो। दक्ष का नाम ही ऑस्ट्रेलिया रीजन लेटर ए रीजन लेटर यू में काफी था, लेकिन माही तो माफिया से जुड़े लोगों से ही दूर रहना पसंद करती थी, इसलिए उसे कैसे पता होगा कि माफिया किंग कौन है। दक्ष आगे बोलता है, अब तुमने मेरे बारे पूछा है तो तुम्हें जल्दी मैं अपने बारे में बता दूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी लत जो बन गई हो जिसे मैं पाकर ही रहूंगा। माही जब दक्ष की बातों को सुनती है तो उसे डर लगने लगता है, इसलिए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दक्ष की बाहों में से खुद को आजाद नहीं कर पाती है और वो कोशिश करते जब थक जाती है तो फिर धीरे से बोलती है, मुझे छोड़े, दर्द हो रहा है। क्योंकि दक्ष ने माही को काफी कसकर कमर से पकड़ रखा था, इसलिए उसे दर्द होने लगता है। अब हमारी की स्किन थी ही इतनी नाजुक कि कोई जोर से पकड़े तो उसके बॉडी पर निशान बन जाते थे। दक्ष माही की बात सुनते ही मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे पकड़ने से तुम्हें दर्द हो गया लिटिल बन्नी खरगोश, लेकिन तब क्या होगा जब मैं पूरी तरह तुम्हें अपना बना लूंगा। ये बोलते हुए वो माही के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। दक्ष को अपने चेहरे की तरफ झुकता देखकर माही अपना चेहरा नीचे कर लेती है और वो ये देखकर दक्ष अपने दूसरे हाथ से माही के चीन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए उसके नाक पर अपने स्टार रख देता है। दक्ष के अंडस को कस एहसास पाकर माही शौक के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो माही के नाक पर लगा केक, जन्मदिन का केक, अपने अंडस को से सक करते हुए बोलता है, अब से तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ दक्ष स्मिथ होगा और इसमें तुम्हारा पिता और दोस्त भी शामिल नहीं है, इसलिए लिटिल बन्नी खरगोश दूर रहना, खासकर लड़कों से, वरना तुम्हें मैं सजा दे सकता हूँ जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। दक्ष की बात सुनते ही माही अपनी आंखें खोल लेती है और इस बारी वो थोड़ा गुस्से में बोलती है, आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे किससे बात करनी है और नहीं, और खासकर मेरे दोस्त के बारे में बोलने वाले क्यों रहूं मैं उनसे दूर। वही माही की बात सुनते ही दक्ष उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बोलता है, तो मेरा लिटिल बन्नी खरगोश अपने दोस्त के इतने करीब है कि वो उसके बारे कुछ सुन भी नहीं सकता है, क्योंकि दक्ष ने दोस्त और पिता दोनों बोला था, लेकिन माही ने सिर्फ अयान से दूर जाने की बात पर रिएक्ट करा, जिसकी वजह उसने अभी अभी दादाजी को खोया था, इसलिए वो उनके बाद अयान से ही करीब थी और दक्ष के मुंह से अयान से दूर जाने की बात सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। दक्ष माही को आगे बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि ब्लू डेमन नीला दिल कौन है, क्योंकि मेरे कदम तुम्हारी जिंदगी में जो पड़ गए हैं। और एक बारी फिर दक्ष बात करते करते माही के अंडस्को पर अपने हाथ के अंगूठे से रब करता है, जैसे वो माही के स्पर्श को अपने अंदर डाल रहा हो, और इसके बाद वो अपने 2 कदम आगे बढ़कर माही से अलग होते हुए टेरेस की रेलिंग से नीचे छलांग लगा देता है। दक्ष के नीचे 2 मंजिलों से छलांग लगाने की वजह से माही जल्दी से रेलिंग के पास आकर अपनी हिरनी वाली आंखों से नीचे देखने लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि उसे कुछ हो न गया हो।
माही जब रेलिंग से नीचे देखती है तो एक पल के लिए वो इतना सहम जाती है कि वो अपने कदम पीछे करने लगती है, क्योंकि इस वक्त दक्ष इतनी ऊपर से जंप करने के बाद भी ऑफ पैरों पर खड़ा था और उसकी इस हरकत से माही समझ जाती है कि वो भी उसके घर वालों की तरह एक माफिया है। तभी तो वो इतनी ऊपर से कूदने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन अब माही को क्या पता था कि वो जिसे माफिया समझ रही है वो तो माफियों का राजा है, जिसकी नजर में अब वो उसकी लिटिल बन्नी खरगोश बन चुकी है। माही दक्ष की वजह से डर जाती है और वो जल्दी से टेरेस से नीचे भागकर नीचे जाने लगती है कि तभी उसे अयान की आवाज सुनाई देती है, छोटी सीढ़ियों से धीरे से उतरो वरना गिर जाओगी। माही अयान की आवाज सुनते ही उसकी तरफ देखती है। माही जब अयान को उसकी तरफ आता देखती है तो वो जल्दी से जाकर अयान के गले लगते हुए बोलती है, दोस्त प्लीज मुझे छोड़कर जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अयान जब माही को ऐसे डरते देखता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो माही को थोड़ा अपने से दूर करके उसकी बाजू से पकड़कर उसके चेहरे की तरफ देखकर बोलता है, छोटी क्या हुआ है, किसी ने तुझे कुछ बोला है? माही एक नजर अयान को देखती है जो अभी गुस्से में था। ये देखकर वो अयान को कुछ भी बताने का नहीं सोचती है, क्योंकि अयान उसको लेकर काफी पोसेसिव था और कहीं वो गुस्से में कुछ ना कर डाले, इसलिए माही बात को पलट कर बोलती है, कुछ नहीं दोस्त, वो इतने सारे लोगों के बीच में रहने के बाद मुझे अकेले में डर लग रहा था, इसलिए आप अभी कहीं नहीं जाए। माही का जवाब सुनते ही अयान शांत हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं माही के जवाब से लगता है कि वो सच बोल रही है, इसलिए वो माही के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, छोटी तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। वही माही यह सुनते ही अयान को बोलती है कि मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन अयान माही बोलकर मना लेता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी है तो क्या, मुझे तो लगी है, इसलिए तू कमरे में जा, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में अयान माही के कमरे में उसे थोड़ा सा खाना खिलाने के बाद अपनी गोद में उसका सर रखकर उसे सुला देता है और फिर वो नीचे पार्टी में चला जाता है। आधी रात को माही की आंखें खुल जाती है और जब वो अपने आसपास अयान को नहीं दिखती है तो उसके मन में जो टेरेस पर हुआ वो चलने लगता है कि किस तरह पहली बार वो किसी लड़के के इतने करीब आई थी और वो इंसान उस पर अपना हक जमा रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पाई। माही इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए खुद से ही बोलती है कि अगर वो फिर से आया तो मैं दोस्त को सब बता दूंगी, फिर दोस्त जाने की उसके साथ क्या करना है। ये बोलकर वो एक बारी फिर खिड़की की तरफ जाते हुए चांद पूर्णिमा के चांद का चेहरा को देखने लगती है और कब उसकी चांद हंसिया चांद का चेहरा को देखते हुए विंडो के पास ही नींद लग जाती है, उसको इस बात का एहसास ही नहीं था। आज के लिए इतना ही। कल जानते हैं कि दक्ष का पहली बारी में ही माही पर हक जताना के बाद अगर दक्ष माही के पास फिर से आया तो क्या अयान माही को दक्ष से बचा पाएगा? ये जानने के लिए बने रहे द ब्लू डेमन नीला दिल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। CH8 दक्ष का खौफ। अब आगे दक्ष शेखर चेहरा से निकलकर सीधा एक क्लब में जाता है और कुछ ही देर में दक्ष क्लब में किसी राजा की तरह बैठा था और यह क्लब हीर का ही थी। आखिर वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर था तो उसने ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर पैसा फ्लाइंग मनी इन्वेस्ट क्लब में ही किया था। क्लब ज्यादातर अमीर लोगों का ही आना जाना होता था, जिसके खासकर बिगड़ी लड़कियां जिन्हें अपनी अमीरी पर काफी घमंड था। दक्ष जो वही राजा की तरह क्लब में बैठा ड्रिंक बियर कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आती है जो दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसने काफी छोटे कपड़े पहने थे। उसके हाव भाव से देखकर बताया जा सकता था कि वो एक मॉडल है। वो लड़की दक्ष को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिसके सामने वो अनजान बनकर वो नाटक कर रही है वो तो बंद आंखों में ही सामने वाले इंसान ही रूह पड़ ली। फिर अभी तो वो खुली आंखों से बैठा था। तभी एक वेटर दक्ष के पास एक ड्रिंक बियर लेकर आता है। रोनी उसे रोकने ही वाला था, लेकिन दक्ष के हाथ के इशारे की वजह से वो रुक गया और तभी दक्ष वेटर लाई हुई ड्रिंक को हाथ में उठाकर पीने का नाटक करने लगता है, क्योंकि दक्ष सिर्फ रोनी की ही दी ड्रिंक बियर को पीता था, वरना वो किसी और पर विश्वास नहीं करता था। दक्ष के ड्रिंक बियर पीने से सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसने ही वेटर को ड्रिंक में कुछ मिलाने को बोला था, जो बात दक्ष की नजरों से छिप नहीं पाई थी। वो लड़की दक्ष के ड्रिंक बियर करने के बाद अपनी वॉच में देख रही थी और जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए को अपने कदम दक्ष की तरफ बढ़ा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दी हुई ड्रिंक का असर दक्ष पर होने लगा होगा। वो लड़की दक्ष के थोड़े पास आते हुए बोलती है, वो दक्ष को सामने देखकर बोलती है, दक्ष माय सेल्फ लारा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? दक्ष वो तकरीबन 1 मिनट तक लारा के जवाब दिए बिना उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, फिर वो उसे बोलता है कि पहले कुछ ड्रिंक हो जाए। दक्ष की बात सुनते ही लारा के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वो घमंड में दक्ष की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि पहले उसे कुछ कदम की दूरी पर रोनी से उसे दक्ष के पास जाने से रोक दिया था, लेकिन अब जब दक्ष ने खुद उसे ड्रिंक बियर करने के लिए ऑफर किया था तो रोनी उसे मना नहीं कर पाता है। दक्ष लारा की तरफ अपने हाथ में पकड़ा गिलास ही आगे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लारा के चेहरे पर शिकन आ जाती है, लेकिन दक्ष के डर से कहीं उसे पता न चल जाए। इस डर से वो ड्रिंक का गिलास ले लेती है, क्योंकि दक्ष के चाहे वो कितने भी करीब चली जाए लेकिन उसके रुतबे को वो अच्छे से जानती थी। लारा के गिलास पकड़ते ही दक्ष अपने हाथों से ही उसके फेस तक ड्रिंक बियर का गिलास ले जाते हुए उसे पिलाने लगता है। उसका फेस काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन दक्ष को तो उसके चेहरे पर आया घमंड अच्छा नहीं लग रही थी, इसलिए वो अपने वॉच में टाइम देखता है। जैसे ही 5 मिनट पूरे हो जाने में 2 मिनट रह जाते हैं तो वो लारा का हाथ पकड़कर उसके अपने सामने घुटनों के बल बिठा देता है। ये देखकर लारा को बेइज्जती जैसा फील होता है। वही सब लोग लारा को देखने लगते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन सबको लारा की गलती लग रही थी, जिसने शेर के मुंह में हाथ डाल लिया था। तभी वहां अचानक से दक्ष का गार्ड उस वेटर को ले आता है और ये देखते ही लारा डर के कांपने लगती है, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी और कहीं न कहीं उसे एहसास हो गया था कि दक्ष की नजर में सजा का मतलब सिर्फ मौत है। लारा अपनी गलती मानते हुए जल्दी से दक्ष के पैरों में गिरते हुए माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी दक्ष उसके फेस पर पकड़ बनाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने इस शरीर से मुझे इंप्रेस कर दोगी, लेकिन तुम भूल गई कि दक्ष अपनी मर्जी से लकड़िया को अपने करीब आने देता है, लेकिन तुम्हारी भूल की तुमने ये सोचा कि मेरी ड्रिंक बियर में कुछ मिलाकर मेरे करीब आ जाओगी और मेरे गार्ड्स को चकमा दे दोगी, और तुम ये कैसे भूल गई कि मुझसे पहले मेरे गॉड मेरे साए तक पहुंच जाते हैं और तुम उनके सामने ही गद्दारी करना चाह रही थी। दक्ष लारा को अपने से थोड़ा दूर फेंकते हुए बोलता है, रोनी अपना रुतबा दिखाओ यहाँ मौजूद लोग कि आखिर तुम कौन हो, ताकि अगली बारी कोई तुम्हें कोई घमंड दिखाए तो उसके अंदर तक रूह कांप जाए। ये सुनते ही रोनी बस चीकिंग बोलता है और इतने में ही वो सामने वाले वेटर के माथे पर गोली मारता है, जो सीधे निशाने पर थी और उसके माथे को चीरकर वो बाहर निकल जाती है।
तभी रोनी अपने कदम लारा की तरफ बढ़ाता है और ये देखकर लारा लगभग कांपने लगती है और ऊपर से उसे ड्रिंक की वजह से अपने शरीर में गर्मी लगने लगी थी। तभी रोनी एक गॉड को इशारा करता है कि इसे ऐसी सजा दो कि यह नशे में भी याद रखे कि इसकी गलती क्या थी और वो भी बिना इसे छुए, ताकि इसे आज एक बात खुद से ही गिनाए। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि क्या होगी दक्ष की सजा लारा को, और ऐसे बहुत से सवाल जिसके जवाब नहीं है। ये जानने के लिए बने रहे द ब्लू डेमन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। CH9 लारा की मौत। अब आगे चलते हैं। रोनी का ऑर्डर मिलते ही वो गार्ड लारा को बाल से पकड़कर ले जाने लगता है और वो उसे सबके सामने क्लब के बीचों बीच में ले जाकर वहां पटक देता है। उस गार्ड को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था कि वो लड़की को कैसे लेकर जा रहा था। गार्ड तो बस अपने बॉस का ऑर्डर मान रहा था कि उस लड़की को उसे तड़पाना है, और वो भी बिना टच किए, इसलिए वो उसे बालों से घसीट कर लेकर गया था। कहीं ना कहीं वो सबको बताना चाह रहे थे कि दक्ष के साथ गद्दारी का इनाम यही ही होगा। तभी एक गार्ड वहां आ जाता है और वो लारा के चेहरे पर पूरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल देता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी आंखों में भी मिर्ची का पाउडर चला गया था और जलन के कारण उसका सारा नशा कहीं ना कहीं पूरा ही उतर गया था। कुछ ही देर में 4 गार्ड दक्ष के बच्चों को लेकर आते हैं। उसके एक को 2 गार्ड्स ने संभाला था क्योंकि दक्ष के काफी आक्रामक थे। दक्ष तो सामने राजा की तरह बैठे देखकर उसके शांत हो जाते हैं और वो दोनों उसके आसपास जाकर बैठ जाते हैं जैसे वो अपने पिता को सुरक्षित कर रहे हो। तभी दक्ष थोड़ा झुकते हुए अपने कुत्तों के सर पर अपने हाथ फिराते हुए बोलता है, रॉयल और रोब, आपके पापा ने एक गिफ्ट रेडी किया है और वो भी आपका मनपसंद तोहफा। देखो वो सामने आंटी, आप उनका ब्लड एंजॉय कर सकते हो। आपको ह्यूमन ब्लड पसंद है, इसलिए देखो आपके सामने गिफ्ट है, लेकिन बच्चा ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आंटी को जिंदा छोड़ देना। ये बोलकर वो सोफे से उठकर वहां से जाने लगता है। दक्ष का ऑर्डर मिलते ही रॉयल और रोब दोनों ही लारा की तरफ भागते हुए उस पर झपटा मार देते हैं जैसे कि काफी भूखे हो। दक्ष के सारे गार्ड्स भी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि दक्ष के को रोकने का मतलब होगा कि वो उनके हाथों मारे जाएंगे। कुछ ही देर में दक्ष के ने लारा की हालात खराब कर दी थी। उसके पूरे शरीर में कोने कोने से भी निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी जिंदा थी, और सबसे ज्यादा ने लारा का चेहरा खराब कर दिया था, जो अब जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता था। और वो दोनों अपनी भूख शांत करने के बाद एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। वही दक्ष कार में बैठे हुए खुद से ही बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, तुम्हारी जो लत लगी अब तो किसी और के पास आने से शांत नहीं होगी। वो तुम्हारे पास आकर ही शांत होगी। तुम्हें अब दक्ष की जिंदगी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज लारा का उसके पास आने से दक्ष को अपने अंदर घुटन जैसा महसूस हुआ और आज पहली बारी उसके करीब कोई लड़की नहीं गई थी। वो पहले भी लड़कियों के करीब जा चुका था, लेकिन माही से मिलने के बाद वो क्लब में यही चेक करने आया था कि क्या ये बाकी लड़कियों के साथ भी, लेकिन उसे जवाब मिल गया था कि माही के अलावा उसका दानव रूप सबके लिए एक जैसा है। अगली सुबह लारा जो अधमरी हालत में थी, उसकी पूरी बॉडी में बेहिसाब दर्द था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उठ जाती है। तभी वो अपने सामने दक्ष के गार्ड और रोनी को देखकर डर जाती है। लारा डरते हुए कपकपाती आवाज में बोलती है, छोड़ दो मुझे, तुम पहले ही मुझे इतना दर्द दे चुके हो। और यह बोलते हुए वो डरते हुए थोड़ी दूर पड़ा, अपना बैग खींच कर लाते हुए अपना फोन निकालकर जैसे ही नंबर डायल करने लगती है कि तभी फोन के मिरर में अपनी परछाई दिखती है। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल कट चुका था और हर जगह बी के साथ के काटने के निशान भी थे। लारा अपना चेहरा देखकर जोर से चिल्लाती है क्योंकि कल तक उसका चेहरा ही उसका गुरूर था और अपने चेहरे के दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो अपने सामने दक्ष के गार्ड को देखती है जिसका कमर में पिस्तौल था। वो उसे निकालकर अपने माथे पर ही शूट कर देती है और वही खड़े उसकी मौत हो जाती है। लारा को मरा देखकर रोनी बोलता है कि पिस्तौल तुमने खुद नहीं ली बल्कि अपने दी, क्योंकि तुम भूल गई थी कि दक्ष के नजर में माफी की सजा मौत है, लेकिन तुम बॉस को धोखा देने से पहले भूल गई, इसलिए तुम्हारी माफी में भी देरी हो गई। ये बोलते हुए रोनी गार्ड्स को देखकर बोलता है कि बच्चों का पेट भर जाने पर लाश को ठिकाने लगा दो और क्लब को पहले जैसे कर दो जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। और साथ ही साथ वो जाते हुए बोलता है कि बच्चों यानी डॉग्स को आराम से घर छोड़ देना, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गार्ड्स रोनी की बात सुनकर मन में सोचते हैं कि दक्ष के बच्चों को तो चाहे परेशानी न हो, लेकिन उन्हें काफी परेशानी होने वाली थी, क्योंकि वो चाहकर भी उन डॉग्स को कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका पिता दक्ष स्मिथ जो है दक्ष के ने लगभग लारा की बॉडी से सारा बी ही चूस लिया था। आखिर वो उनका मनपसंद खाना जो था। अगली सुबह दूसरी माही अभी अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसके कमरे में आर्या आती है और वो उसे प्यार से उठाते हुए बोलती है कि माही उठ जा, सुबह हो चुकी है। आर्या की आवाज से माही उठ जाती है और वो आर्या को देखकर बोलती है कि दी दोस्त कहाँ है। माही के मुंह से दोस्त का जिक्र निकलते ही आर्या थोड़ा मुंह बनाकर बोलती है, तुझे तेरे दोस्त के अलावा कुछ नहीं दिखता ना। खैर तेरे दोस्त ने ही भेजा है, वो उन्हें एक मीटिंग के लिए जाना पड़ा और मम्मी पापा भी अपने दोस्त को मिलने गए हैं क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए तू तैयार हो जा, तू मेरे साथ चल, मेरी बस एक छोटी सी मीटिंग है, उसके बाद तू और मैं शॉपिंग करने चलेंगे। माही आर्या की बात सुनते हुए बोलती है, दी आपकी मीटिंग होगी तब तक मैं क्या करूंगी। ये सुनते ही आर्या बोलती है, तू तब तक कुछ खा लेना, इतने में मेरी मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। माही जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि आर्या उसे घर पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उठते हुए बोलती है, दी मैं रेडी होकर आती हूँ। और कुछ ही देर में वो तैयार होकर आ जाती है। माही और आर्या दोनों ही कुछ देर में कार में बैठकर एक 5 स्टार होटल की तरफ निकल जाती है। आर्या कार को एक 5 स्टार होटल के बाहर रोक देती है क्योंकि उसकी मीटिंग वहीं पर थी, और आर्या माही को देखकर बोलती है, छोटी तू सैम के साथ रेस्टोरेंट में चली जाना और प्लीज गार्ड के साथ ही रहना। आर्या का सबसे अच्छा गार्ड सैम था, जिसकी उम्र 45 साल की थी, लेकिन फाइटिंग वो सबसे अच्छा था, इसलिए आर्या ने माही की सुरक्षा के लिए उसे ही सारी ड्यूटी दी थी। आर्या के कहने पर माही आर्या को देखकर बोलती है, दी आप जाओ, मुझे अभी भूख नहीं है, आप वापस आ जाओ, उसके बाद मैं आपके साथ ही कुछ खा लूंगी, मुझे अभी नींद आ रही है, तो तब तक मैं कार में ही थोड़ी सो लेती हूँ। आर्या को मीटिंग के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर भूख लगेगी तो कार में कुछ मंगवा लेना, अगर बाहर जाने का दिल ना हो तो। आर्या माही को बोलकर मीटिंग के लिए होटल की तरफ बढ़ जाती है। वही आर्या को गए हुए अभी कुछ मिनट ही हुए हैं कि इतने में ही माही को कार में फोन की रिंग आवाज सुनाई देती है और वो फोन को देखकर बोलती है, ये भी खुद तो चली गई, लेकिन मेरा फोन यही भूल गई, कहीं कुछ अर्जेंट कॉल हुआ तो। ये सोचते हुए माही कार से उतरकर बाहर आर्या का फोन लेकर जाने लगी है।
माही ने पहले सोचा था कि वो गार्ड को बोल दे, लेकिन फिर वो मन में सोचती है कि अगर फोन में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हुए तो कहीं उसका ऐसे फोन देने से कहीं नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए वो खुद ही अंदर जाने का सोचती है और वो सैम को देखकर बोलती है, क्या आप मुझे दी के पास ले जा सकता है। माही की बात सुनने पर सैम उसे आर्या के पास ले जाने लगता है, जहां अभी मीटिंग होने वाली थी। इससे पहले वो लोग होटल के अंदर कदम रखती वहां एक जोर का धमाका होता है। आवाज इतनी तेज थी कि एकदम से सब थम गया। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि यह किस तरह का धमाका था और क्या माही ठीक है। ये जानने के लिए बने रहे द ब्लू डेमन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। CH10 डॉक्टर आहिर थॉमस। अब आगे। माही आर्या का फोन देने अंदर जा ही रही थी कि तभी वहां एक तेज से धमाका होता है और आवाज इतनी तेज थी कि भी मीटिंग केबिन से बाहर आ जाती है। और वही माही जब नजर घुमा कर देखती है तो जिस कार में अभी वो बैठी थी वो पूरी जल चुकी थी। माही अपनी आंखों के सामने उस कार को जलता देखती और अगर वो 1 मिनट भी लेट होती तो आज वो भी उस आग में जलकर राख हो जाती। ब्लास्ट होने की वजह से सभी गार्ड्स ने माही को चारों तरफ से कवर कर लिया था। आर्या जब अपनी कार को जलता देखती है और ठीक उसके थोड़ी दूरी पर माही खड़ी थी, आर्या काफी परेशान हो जाती है और जल्दी से जाकर आर्या को गले लग जाती है और वो बहुत जल्दी बोल रही थी कि माही तू ठीक है, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है। आर्या को ऐसे देखकर माही उसे देखकर बोलती है, दी मैं ठीक हूँ और आप चिंता नहीं करें, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दादाजी ने मुझे इन सब चीजों के लिए पहले ही ट्रेन किया था, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है। माही अपनी मर्जी से लड़ाई झगड़ों से दूर थी, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए और घर के काम के चलते माही को भी पूरी ट्रेनिंग दी थी और जिसके लिए माही ने भी मना नहीं किया था। माही की बात सुनकर आर्या चैन की सांस लेती है और वो सैम की तरफ से गुस्से में बोलती है, जिसने भी यह किया है वो मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो उसकी जगह मैं तुम सबके लिए मौत का फरमान निकाल दूंगी। सैम आर्या का ऑर्डर मिलते ही बोलता है, मैम हो जाएगा। तभी आर्या की नजर माही की बाजू पर जाती है। माही की बाजू से भी बह रहा था क्योंकि कार के ब्लास्ट होने पर एक कांच का टुकड़ा माही की बाजू पर आकर लग जाता है। ये देखते ही आर्या माही पर गुस्सा करते हुए बोलती है, माही बाजू से भी निकल रहा है और तुम बोल रही हो कि तुम ठीक हो, अभी मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो। माही ने आर्या को रोकने की कोशिश करी कि उसे अपनी मीटिंग में जाना चाहिए, लेकिन आर्या ने उसे डांटते हुए बोला कि कोई मीटिंग इतनी भी जरूरी नहीं कि उसके लिए मैं तुझ पर आंच आने दूं और इससे पहले तेरे दोस्त को पता चले और वो मेरी भी बैंड बजाए, इसलिए जल्दी चल। आर्या ने मीटिंग भी कैंसिल क्रॉस मार्क कर दी थी और वो माही को ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर आई थी और इस बारी गार्ड से सारी कार को प्रॉपर तरीके से चेक किया था। कथक की उनकी पहली ही एक छोटी सी चूक की वजह से उनके ऊपर आर्या फटने वाली थी, लेकिन माही के साथ होने पर उसने अपने गुस्से को शांत कर रखा था। आर्या माही का हाथ पकड़कर सीधे ही हॉस्पिटल के हेड रूम में चली जाती है और वो भी दरवाजे को खटखटाए। ये देखकर वहां मौजूद एक स्टाफ उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती है, लेकिन आर्या अभी किसी की नहीं सुनने वाली थी। आर्या उस स्टाफ को देखकर आंखें दिखाते हुए बोलती है कि अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो जितना भी मेरी बहन की बाजू से बहेगा उतनी ही देर में तुम्हें तड़पा कर मारूंगी। और यह बात उसने अपने दांतों को गड़ा कर बोली थी। कथक की वो अभी काफी गुस्से में थे और खुद को शांत रखने की वजह सिर्फ माही थी, वरना अब तक वो न जाने कितने लोगों को ऊपर पहुंचा चुकी होती। आर्या को गुस्से में देखकर वो स्टाफ उसके रास्ते से हट जाता है। तभी आर्या अपने सामने खड़े इंसान को देखकर बोलती है, डॉक्टर को बुलाओ। ये देखकर वो इंसान जो अपने कैबिन में छोर होने के कारण उस केबिन में लगे सोफे से उठकर आता है। कथक की वो अभी अपने दोस्त के साथ बैठा था। आर्या की आवाज सुनते ही वो इंसान उसे अजीब नजरों से देखने लगता है और फिर थोड़ी सख्ती में बोलता है, मिस, एक तो आप पहले ही मेरे केबिन में बिना अपॉइंटमेंट के आ चुकी है और इसके बाद आप मुझसे ही बोल रही है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं, जबकि इस हॉस्पिटल का हेड मैं खुद हूँ। वही आर्या जब ये सुनती है तो वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलती है, अगर हेड हो तो मुझे देखना बंद करो और मेरी बहन को देखो। तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया है? तुम्हें दिख नहीं रहा उसके हाथों में भी बह रहा है? आर्या के ऐसे बात करते हुए वो इंसान इस बारी थोड़ी सख्ती में बोलता है कि पहली बात मिस, आप जो भी है पहले बात करना सीखे और दूसरी बात, अगर इतनी फिक्र है तो अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए था और तीसरी, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद है, उसके लिए तुम्हें अपनी बहन को इमरजेंसी रूम में लेकर जाना चाहिए था, न कि सीधे मेरे केबिन में आना चाहिए था। आर्या जब उस इंसान की बात सुनती है तो वो माही को बोलती है, माही चेयर पर जाकर बैठ। आर्या पहले ही गुस्से में थे, इसलिए माही इस बारी उसे देखकर चुपचाप कुर्सी सीट पर जाकर बैठ जाती है। वही आर्या अपने कदम उस डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए उसके बिल्कुल पास जाकर बोलती है, डॉक्टर अहीर थॉमस, मैं यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं बल्कि अपनी बहन के इलाज के लिए लेकर आई हूँ और उसका इलाज आप ही करेंगे। कथवा की मेरी बहन को पहले ही दर्द में है और अगर आपके इस हॉस्पिटल में हजारों डॉक्टर ने उसे दर्द दिया तो यह आपके लिए बेहतर नहीं होगा, इसलिए उसका इलाज करे इससे पहले मैं अपना आपा खो डालूं। आर्य ने वहां रखे टेबल से अहीर का नाम पढ़ा था और यह और कोई नहीं बल्कि दक्ष का दोस्त ही है और उस केबिन में दक्ष भी मौजूद था जिसके ऊपर अभी तक किसी की नजर नहीं गई थी। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि क्या होगा आगे जब दक्ष दूसरी बारी फिर से माही की जिंदगी में कदम रखेगा। ये जानने के लिए पढ़ते रहे द ब्लू डेमन। तब तक के लिए 11 दक्ष की ब्लू आइज। अब आगे अहीर जब आर्या को अपने इतने पास देखता है तो वो एक लंबी सांस लेकर खुद से ही बोलता है, पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया है, क्योंकि वो जल्दी से उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो अपना एक कदम पीछे करते हुए बोलता है, मैं देखता हूँ तुम्हारी बहन को, क्योंकि अब तक वो आर्या को देखकर समझ चुका था कि वो माही के इलाज के बिना नहीं जाएगी, इसलिए वो आर्या को देखकर बोलता है कि तुम जाकर फॉर्म भर कर आओ, तब तक मैं तुम्हारी बहन का इलाज करता हूँ। आर्या जब ये सुनती है तो एक बारी फिर वो भड़कते हुए बोलती है, पहले मेरी बहन का इलाज करो, उसके बाद ही मैं फॉर्म भरने के लिए जाऊंगी। वही कैबिन में खड़ा स्टाफ अब तक डरने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि अहीर चाहे कितना शांत क्यों न हो, लेकिन जब अस्पताल से जुड़ी बात आती थी तो वो काफी सख्त हो जाता था। अहीर आर्या को देखकर बोलता है, मिस देखिए, एक तो आप पहले ही मेरी परमिशन के बिना आप मेरे केबिन में आ चुकी है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहन का और भी नहीं बहे तो जाकर अस्पताल की फॉर्मेलिटीज पूरी करे, वरना उनके इलाज में उतनी ही देरी होगी। माही जो कब से आर्या की वजह से अपने दर्द की छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा था कि उसे दर्द हो रहा है, इसलिए आर्या अहीर से बहस नहीं करती है और वो उसे देखकर बोलती है कि मैं फॉर्म फिल करके आ रही हूँ, लेकिन तब तक तुम मेरी बहन का इलाज करो और किसी और स्टाफ ने अगर उसका इलाज किया और उसे दर्द हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगी। अहीर को आर्या की बात पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले माही की आवाज पूरे कैबिन में गूंजती है,
दी प्लीज आप जाएं और आप इतना क्यों लड़ रहे हैं? इससे पहले दोस्त आ जाए, प्लीज आप जाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दे वरना वो गुस्सा करेगी। आर्या माही के मुंह से दोस्त सुनते ही सोचती है कि माही सही बोल रही है, क्योंकि अयान ने माही के बाजू से बहते बी को देख लिया तो वो क्या कर डालेगा इसका अंदाजा आर्या भी नहीं लगा सकती थी। कथव की अब तक ब्लास्ट की इन्फॉर्मेशन तो अयान तक पहुंच ही गई होगी। कब उसके जासूस हर जगह फैले हैं, लेकिन अब तो बात माही की थी इसलिए वो और ज्यादा एक्टिव होगा। आर्या इसलिए इस बारी कुछ बहस न करते हुए वहां खड़े स्टाफ को देखकर बोलती है कि पेपर की डिटेल्स कहाँ फिल करनी है, इसलिए वो स्टाफ जो पहले ही डरा हुआ था वो आर्या को देखकर बोलता है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये सुनते ही आर्या उसके साथ जाने लगती है और वो माही को देखकर बोलती है, बस अभी आई में तब तक इलाज करवाओ और अगर डॉक्टर की वजह से दर्द हो तो मुझे बताना। आर्या की बात सुनते ही अहीर की आंखें छोटी हो जाती है। वही लड़का जो अहीर के साथ ही रहता था वो एक नजर अहीर को देखता है और वो डरते हुए खुद के मन में बोलता है कि क्यों मैडम छोटे डेविल से पंगे ले रही हुआ। कथव की वो बड़ा डेविल दक्ष को मानता था, लेकिन अब उस बेचारे को कौन बताए कि उसके छोटे डेविल को आर्या ही टक्कर दे सकती है। कहीं न कहीं अहीर एक डॉक्टर था, इसलिए वो माही के हाथ से निकलता भी देखकर उसके इलाज करने को मान जाता है, वरना आज उसे आर्या की वजह से काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ दक्ष जो अहीर से मिलने हॉस्पिटल आया था और बोला जा सकता है कि कल क्लब में जो हुआ उसकी वजह से पुलिस को उसके साइन कुछ डॉक्यूमेंट पर चाहिए थे ताकि वो केस को बंद कर सके। कथव की किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दक्ष से लड़ पाए, लेकिन इसी बात पर अहीर दक्ष से नाराज था कि उसे पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ उसका क्लब ही मिला। कथव की इस वक्त न्यूज में हेडलाइन चल रही थी कि मशहूर मॉडल लारा को किसी में बेरहमी से मार डाला। दक्ष को फर्क नहीं पड़ रहा था कि कल क्या हुआ, वो तो बस पेपर साइन करने आया था ताकि उसकी वजह से अहीर को हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आना पड़े। कथव की अहीर कुछ देर पहले ही एक ऑपरेशन करके आया था। दक्ष की नजर लगातार माही पर बनी हुई थी, लेकिन माही का ध्यान तो आर्या पर था कि कहीं वो गुस्से में कुछ कर ना डाले। लेकिन आर्या के जाने के बाद अहीर फर्स्ट किट को लेकर माही की तरफ बढ़ता है और वो माही के पास दूसरी कुर्सी खींचकर उसके ऊपर बैठते हुए उसकी बाजू को पकड़ने ही लगता है कि इतने में ही कोई उसकी बाजू पकड़ लेता है। अहीर अपने हाथ को देखकर नजर ऊपर करके देखता है और उसके साथ माही की नजर भी ऊपर चली जाती है। माही को एक बारी फिर से अपने आसपास का माहौल में बदलाव महसूस होता है। तभी अहीर दक्ष को देखकर बोलता है कि दक्ष क्या कर रहा है, मुझे इलाज करने दे और अभी जो हुआ है उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूं। क्योंकि अहीर को लग रहा था कि आर्या के बाय करने के तरीके से दक्ष को गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन यह अहीर ने ही कहा था कि दक्ष कभी उसके हॉस्पिटल और उसके मरीजों से जुड़े मामलों के बीच में नहीं आएगा, फिर बात चाहे कितनी भी क्यों न बढ़ जाए। माही जब अपनी नजर सामने वाले इंसान को देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि वो दक्ष को पहचान जाती है और वो कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी दक्ष उसकी बाजू को पकड़ लेता है और इतने में ही माही जोर से चिल्लाती है और वो दक्ष की तरफ पलट कर देखते हुए बोलती है, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। क्योंकि दक्ष ने माही का हाथ वहीं से पकड़ा था जहां अभी उसे चोट लगी थी। दक्ष माही के बिल्कुल करीब जाते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश कुर्सी पर बैठो। और इस वक्त दक्ष के चेहरे पर स्पेक्स नहीं थे, इसलिए माही की नजर जब दक्ष की नीली आंखों से जाकर मिलती है तो वो एक पल के लिए अंदर तक सहम जाती है और वो अपनी नजरें झुका लेती है और डर के मारे सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि दक्ष की यह दूसरी मुलाकात माही की जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगी। ये जानने के लिए आपको लगातार द ब्लू डेमन नीला दिल को पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। CH12 दक्ष की बातें अब आगे। दक्ष की बातों को सुनकर अहीर को विश्वास नहीं हो रहा था और सबसे बड़ी बात, जब उसने दक्ष के मुंह से माही के लिए लिटिल बन्नी खरगोश सुना वो तो शौक के मारे ऐसे खड़ा था जैसे उसने कोई आठवां अजूबा देख लिया हो। अहीर तो जैसे शौक के मारे वही बेहोश होकर गिर जाता। कथव की दक्ष अपने घुटनों के बल बैठकर माही के हाथ से पट्टी को हटाता है जो आर्या ने बांधी थी ताकि उसका बी रुक जाए और वो अहीर की तरफ थोड़ा गुस्से में बोलता है, फर्स्ट किट दो। कथव की अहीर तो दक्ष की बातें सुनकर शौक होकर देख रहा था और दक्ष के एक बार बोलने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और दक्ष को बातें दोहराना पसंद नहीं था। दक्ष को गुस्से में देखकर अहीर एकदम उसे दवाई वाला बॉक्स पकड़ा देता है और तभी दक्ष माही की बाजू देखता है जिसमें अभी एक जगह कांच का टुकड़ा उसके मांस के अंदर चुभा हुआ था। ये देखकर दक्ष पहले कांच का टुकड़ा निकलता है, जिसकी वजह से माही जोर से चिल्लाते हुए अपने दूसरे हाथ से दक्ष के कंधे को कसकर पकड़ लेती है। माही के हाथ को अपने कंधे पर देखकर दक्ष की नजर माही की तरफ जाती है, लेकिन जब माही की नजर दक्ष की नजर से मिलती है तो वो उसकी नीली आंखों को देखकर जल्दी से डर के मारे अपना हाथ उसके कंधे से हटा लेती है और दक्ष इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करते हुए माही की बाजू पर पट्टी करते हुए रोबदार आवाज में पूछता है, लिटिल बन्नी खरगोश ये चोट कैसे लगी? माही तो दक्ष की आवाज सुनकर ही डर जाती है और वहां से भागना चाहती थी, लेकिन दक्ष की पकड़ अपने हाथ पर देखकर वो मजबूरी में वही बैठी रहती है और वही माही को कुछ जवाब नहीं देते देखकर दक्ष एक बारी थोड़ी सख्ती में बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश जवाब दो, मुझे बात को दोहराना पसंद नहीं है। माही दक्ष से डर जाती है, इसलिए वो एकदम से बोलती है, वो कार में ब्लास्ट हुआ और यह चोट लग गई। माही बस इतना बोलकर ही चुप होकर बैठ जाती है और इस बारी वो दक्ष की नजरों से नजर नहीं मिलाती है, क्योंकि उसे अब दक्ष से काफी डर लग रहा था, या जिसका सबूत उसके हाथ पैर कांपना था, जिसे दक्ष भी महसूस कर पा रहा था। दक्ष ने माही के बाजू पर पट्टी करके अहीर को देखकर बोलता है कि पेन किलर का इंजेक्शन लेकर आओ। वही माही जब इंजेक्शन का नाम सुनती है तो वो जल्दी से बोलती है, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, लेकिन इतने में ही दक्ष उसके ऊपर अपनी ठंडी नजर डालता है। दक्ष की नजर देखकर ही माही की नजर झुक जाती है और तभी दक्ष अहीर को घूरता है और एक बारी फिर से गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? दक्ष की इतनी तेज आवाज सुनकर अहीर होश में आ जाता है और वो जल्दी से टेबल के ऊपर से उसे इंजेक्शन निकाल कर दे देता है। दक्ष इंजेक्शन को अहीर के हाथों से लेते हुए एक बारी फिर से माही को देखता है जो अभी उसके साथ आंखें नहीं मिला रही है। दक्ष जानता था कि सब उससे डरते हैं, लेकिन उसकी नजर हटने पर लड़कियां उसकी एक नजर पाने के लिए तरसती है, फिर चाहे उन्हें लग रहा हो कि दक्ष को ये बात नहीं पता है कि वो दक्ष को देख रही है, लेकिन दक्ष सब जानता है कि कौन उसे देख रहा है और कौन नहीं। लेकिन आज दक्ष चाहता था कि माही उसे देखे, लेकिन माही उसकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देख रही थी। तभी दक्ष माही की बाजू पर इंजेक्शन लगाने के लिए उसकी नस को महसूस करते हुए उसकी तरफ देखकर इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन माही को इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए वो तो अपनी आंखें कसकर बंद करके बैठी थी। कथव की वो दक्ष को मना नहीं कर पा रही थी।
दक्ष माही को ऐसे डरते देखकर उसे इंजेक्शन लगा देता है और फिर वो अपने दोनों हाथ से माही की कुर्सी को अपने पास खींचते हुए बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, तुम्हें मजबूत बनना होगा, वरना तुम मुझे और मेरी दुनिया को कैसे अपना पाओगी, क्योंकि आखिरकार तुम्हें दक्ष स्मिथ की पत्नी जो बनना है। माही और अहीर दोनों को ही एक साथ दक्ष की बात सुनकर सदमा लग गया था और अहीर एक तो पैर ही लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरते गिरते बचा था, क्योंकि उसने अभी जो सुना उसके बाद तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और यही हाल माही का भी था। दक्ष को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो माही और अहीर दोनों को ही ऐसे सदमे में छोड़कर उस केबिन में बनी बालकनी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपना हाथ अहीर के कंधे पर रखता है, जिससे अहीर अपने सेंस में आ जाता है और दक्ष की तरफ देखता है। ये देखकर दक्ष अहीर को बोलता है कि उसे टच करने की कोशिश भी नहीं करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। दक्ष की बात सुनकर अब उसे माही की चिंता होने लगती है। कथव की कहीं न कहीं दक्ष की बात से वो इतना तो समझ गया था कि वो माही को लेकर काफी ज्यादा पोसेसिव हो रहा है और माही के देखकर वो ये भी समझ रहा था कि माही उनकी दुनिया के लिए नहीं बनी है। वही दक्ष बालकनी में आते हुए रोनी को कॉल करके बोलता है कि मुझे पता करके बताओ कि माही श्रीवास्तव के ऊपर किसने हमला करवाया है। मुझे वो इंसान जिंदा चाहिए, और वो भी ब्लैक रूम में। ये बोलकर वो फोन को कट कर देता है, क्योंकि उसके कानों में सिर्फ माही की एक आवाज गूंज रही थी कि कार का ब्लास्ट होने पर उसे चोट लग गई। आज के लिए इतना ही। कल जानते हैं कि कौन पहले पहुंचेगा जिसने कार में ब्लास्ट करवाया था, और अगर वो इंसान दक्ष तक पहुंच गया तो दक्ष उस इंसान को क्या सजा देगा। ये जानने के लिए आपको द ब्लू डेमन नीला दिल पढ़नी पड़ेगी। तब तक के लिए शुक्रिया। CH13 अयान का गुस्सा। अब आगे माही और अहीर दोनों ही शोक में थे, लेकिन तभी वहां आर्या आ जाती है और वो माही को देखकर बोलती है कि माही तू ठीक है। आर्या की बात सुनते ही माही होश में आ जाती है और वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोलती है, दी मैं ठीक हूँ, क्या अब हम घर चले। मीरा की बात सुनते ही आर्या उसके गालों को छूकर बोलती है, घर तो चलते हैं, लेकिन तू इससे पहले ये खा ले। आर्या एक बॉक्स में सलाद लेकर आई थी। माही सलाद को देखकर ही बोलती है, दी मैं ये घास फूस नहीं खाने वाली, आपको भूख लगी है, यह आप खा लो। कथव की मुझे भूख नहीं है। आर्या अपनी आंखें छोटी करके माही को देखकर बोलती है कि यह घास फूस नहीं हेल्थी खाना है और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतना सुनते ही माही सीट से उठते हुए बोलती है, दी तभी तो बोल रही हूँ, घर चलते हैं। अब तक तो माँ भी आ गई होगी, इसलिए वो कुछ अच्छा सा बना कर देगी, इसलिए जल्दी घर चलते हैं। आर्या माही को ऐसे बात करते देखकर काफी खुश हो रही थी। कथव की उसे लग रहा था कि कहीं एक्सीडेंट की वजह से माही सहम न जाए, लेकिन माही को नॉर्मल देखकर आर्या को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो माही को घर ले जाने लगती है। लेकिन अब उसे कौन बताए कि माही वहां से जल्द दक्ष की वजह से जाना चाहती थी, इसलिए वो नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी ताकि आर्या परेशान न हो, वरना अगर आर्या को पता चला तो वो सच की जड़ तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन वो हॉस्पिटल में भी क्या कर डाले, उसका कोई भरोसा नहीं है। माही और आर्या दोनों रूम से बाहर जा रही थी, लेकिन तभी माही अपनी नजर रूम में बनी बालकनी की तरफ डालती है, जहां दक्ष खड़ा था और वो माही को जाते हुए देख रहा था। एक बारी फिर से माही की नजरें जब दक्ष से मिलती है तो वो सहम जाती है और वो अपनी नजरें वहां से हटा लेती है और फिर एक बारी भी पलट कर नहीं देखती है। माही और आर्या दोनों ही कुछ देर के बाद घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही आर्या और माही घर में कदम रखती है तो अयान आर्या पर फट जाता है कि तुम कहाँ थी और माही के ऊपर हमला हुआ, लेकिन तुम क्या कर रही थी और तुम उसे अकेले छोड़कर कैसे गई। आर्या पहले से ही जानती थी कि अयान ऐसे ही फटने वाला है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। कथव की कहीं न कहीं गलती उसकी थी। तभी माही बीच में आते हुए बोलती है, दोस्त माँ आ गई है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर वो नहीं आई है तो आप मुझे कुछ खाना बनाकर दे दीजिए, वरना अगर मैं दी को कहूंगी तो मुझे घास फूस फिर से लाकर दे देगी। आयन जब माही की बात सुनता है तो वो माही को देखकर बोलता है, छोटी तू मेरे साथ अपने रूम में चल, उसके बाद मैं जल्दी से तेरी पसंद का कुछ बनाकर लाता हूँ। ये बोलकर वो आर्या की तरफ देखकर बोलता है, तेरे पास आधा घंटा है, ये तो उन लोगों को ढूंढ कर सजा दे, वरना अगर मैंने ढूंढ लिया तो याद रखना उस सजा के हिस्सेदारी में तू भी शामिल होगी, जिसमें तू मेरी छोटी को कहीं नहीं ले जा पाएगी, और इसे मेरी धमकी या दोस्त का जुनून कुछ भी समझ लेना। वही आर्या बस अयान की बात सुनती रह जाती है और कुछ मिनट बाद जब उसे एहसास होता है कि अयान उसे क्या बोलकर गया है तो वो गुस्से में बोलती है, अयान वो तेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बहन भी है, इसलिए तुम उसे मुझसे दूर जाने के लिए कैसे बोल सकते हो। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी, अयान माही को लेकर जा चुका था। किसी को नहीं देखकर आर्या घर से बाहर गुस्से में निकल जाती है और वो सैम को देखकर बोलती है, कार में बैठो, और वो खुद भी कार में बैठकर लैपटॉप में कुछ करने लगती है। और तकरीबन 15 मिनट बाद वो किसी को कॉल करके बोलती है कि मैं जो लोकेशन भेज रही हूँ वहाँ टीम को लेकर पहुंचो और 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। और तभी वो सैम को देखकर बोलती है, क्लब मून में चलो। सैम जब क्लब मून का नाम सुनता है तो वो हैरानी से देखने लगता है कथव की यह क्लब एक ऐसी जगह थी जहां सारे इलीगल काम के साथ साथ बड़े बड़े गुंडे होते थे, जिन्हें माफिया हायर करते थे ताकि किसी को मरवाना हो तो सस्ते में उन गुंडों को हायर कर लो, जिसका हब प्लेस मून क्लब था। आर्या इस वक्त काफी गुस्से में थी और यह बात सैम जानता था, इसलिए उसने आर्या से मून क्लब में जाने की वजह नहीं पहुंची। और कुछ भी देर में आर्या जैसे ही मून क्लब में पहुंच जाती है तो वो एक क्वीन की तरह कार से उतरते हुए सैम की तरफ देखकर बोलती है कि टीम में सब लोगों को बोलो कि इस क्लब को चारों तरफ से कवर कर ले और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो किसके अंदर काम करते हैं। और एक बात और, जब तक मैं नहीं भूलूं तब तक कोई किसी की भी तरह का एक्शन नहीं लेगा, फिर चाहे सामने मैं मर भी क्यों नहीं रही हूँ। आर्या ये बोलकर क्लब में चली जाती है और वो सबसे पहले जाकर वहां बज रहे गाने को बंद करती है। तभी वहां एक तेज आवाज गूंजती है कि किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि गाना बंद करवा दिया। ये सुनते ही आर्या एक चेयर को खींचते हुए उस इंसान की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, उसके अंदर जिसकी कार में तू धमाका करवा कर आया है। ये बोलकर आर्या उस इंसान के सामने अपनी हाथ में पकड़ी चेयर को रखते हुए एक रानी की तरह बैठ जाती है। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि कौन है वो जिसने आर्या की कार में धमाका करवाया और क्या करेगी आर्या। कथव की वो इंसान जो भी था, आखिर उसमें इतनी तो हिम्मत थी कि वो आर्या को टक्कर दे रहा था, वरना आर्या का रुतबा कम नहीं था। ये जानने के लिए बने द ब्लू डेविल नीला दिल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। CH14 आर्या न्यू फेस। अब आगे आर्या एक आदमी के सामने बिल्कुल एक क्वीन की तरह बैठी थी और वो आदमी जब आर्या को देखता है तो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। ये देखकर आर्या बोलती है, अपनी मुस्कुराहट संभाल कर रखो, वरना कहीं अगली बारी बोलने लायक ही नहीं बचो। तभी क्लब के माहौल में कुछ बदलाव होता है। आखिर होता भी क्यों नहीं, वहां माफिया का किंग यानी दक्ष स्मिथ जो आया था। आर्या और माही के हॉस्पिटल से निकलने के बाद वहां रोनी आता है।
जो दक्ष को माही के ऊपर हमले वाले इंसान के बारे में बताने लगता है। ये सुनते ही दक्ष मून क्लब की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अहीर भी उसके साथ आते हुए बोलता है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। कथावकी अहीर ने दक्ष की आंखों में माही के लिए जुनून देख लिया था, इसलिए वो एक पल के लिए भी दक्ष को माही के मामले में अकेला नहीं छोड़ने वाला था। इससे पहले दक्ष कुछ करता तभी वहां आर्या अपनी चेयर से उठते हुए उस इंसान के मुंह पर अपना एक मुक्का मारती है, जिसकी वजह से वो शख्स अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है। कथावकी वो मुक्का इतना तेज था कि उसकी आवाज चारों तरफ घूमी थी, जिसकी वजह थी उस शख्स के द्वारा आर्य के गुस्से को भड़काना। कथावकी एक तो आर्य पहले ही गुस्से में थी कि उस शख्स ने उसकी कार में ब्लास्ट करवाया है, और ऊपर से वो उससे यह बोल रहा था कि उसकी जगह उसके सामने नहीं बल्कि उसके नीचे है। ये सुनते ही आर्य ने गुस्से में अपनी चेयर से उठकर उस शख्स को पंच मार दिया था। तो चले थोड़ा सा उस शख्स के बारे में जान लेते हैं कि कथा उसने आर्य की कार में ब्लास्ट करवाया है। इस शख्स का नाम राका है, जो एक गुंडा है जो ज्यादातर लोगों का मर्डर और ब्लास्ट करवाता है, और उसके इस काम में उसका पाला अयान से हुआ था, जिसमें अयान ने उस हमले से जुड़े सभी लोगों को मार दिया था, जिसमें राका का दोस्त भी शामिल था। तब से राका अपने दोस्त का बदला लेने के लिए अयान से जुड़ी हर चीज पर नजर रख रहा था ताकि वो उससे उसकी अजीज चीज छीन पाए। कथावकी उसने उससे उसके दोस्त को छीना था, और माही के आने पर उसे पता चलता है कि अयान के सबसे करीब माही है, इसलिए वो जब कार में माही अकेली होती है तो उसकी कार पर हमला करवा देता है। लेकिन वो ये भूल गया कि उसने जिसकी कार पर हमला करवाया है उसको उस तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। आर्य को वहां देखकर दक्ष कुछ रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि वो उस क्लब में जाकर बैठ जाता है और वहां जो हो रहा था वो उसे शांति से देख रहा था। वही अहीर एक दिन में ही दूसरा झटका लगता है। कथावकी माही को देखकर वो इतना तो समझ गया था कि वो उनकी जैसी नहीं है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी बहन यानी आर्या का इतना अकड़ कर बोलने का कारण उसका घमंड नहीं बल्कि उसका गुरूर था। कथावकी वो सच में ऐसे ही थी, जिसकी झलक अभी को देख पा रहा था। आर्या अभी इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखों में भी सवार था कि वो किसी को भी खत्म कर डाले, और इस वक्त उसे वजह भी नहीं जाननी थी कि सामने बैठे इंसान से क्यों उसकी कार में ब्लास्ट करवाया था। वो तो अब बस उसे खत्म कर देना चाहती थी। आर्या ने जैसे ही राका को मारा था तब वो गुस्से से भड़क चुका था, और वो गुस्से में अपने आदमी को देखकर बोलता है, मैं तुम लोगों को खाने के पैसे देता हूँ, देख क्या रहे हो, मारो इसे। इसलिए जैसे ही लोग आगे आकर आर्या को मारने लगते हैं तो आर्या उन्हें फाइटिंग स्किल से ऐसे मारती है जैसे वो उसके आगे बच्चे हो। ये देखकर आर्या बोलती है, मुझे तो लगा था कि तूने मेरी कार में ब्लास्ट करवाया है, इसलिए कोई तो बात होगी, लेकिन तेरे ये चमचे तो मेरी उंगली के बराबर भी नहीं है, और होते भी कैसे। कहा आर्या की ट्रेनिंग जो माफिया को टक्कर देती थी, और कहा ये गुंडे जो नॉर्मल फाइटिंग स्किल भी अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। तभी आर्या राका की तरफ बढ़ती है और वो उसे इतनी बेरहमी से मार रही थी कि वो खुद अपनी मौत की भीख मांगी, लेकिन आर्या को तरस नहीं आ रहा था और उसने उसको वहां रखे लोहे के टेबल में सर पटक पटक कर लगभग मार ही डाला था। लेकिन आर्या को अभी तक सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने बैग से एक बंदूक निकालकर राका को मारते हुए बोलती है, अब ऊपर जाकर सोचना कि तूने किसने पंगा लिया है, और अपनी ख्वाहिश भी वही पूरी करना। कथावकी आर्य श्रीवास्तव को तू तो क्या कोई भी अपने नीचे नहीं डाल सकता है। ये बोलते उसने सारी गोलियां राका के सीने में चला दी थी और वही जख्मी होकर पड़ा था। आर्या उसे मारने के बाद सैम को देखकर बोलती है, इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन्हें मौत के घाट पहुंचाओ और इसकी लाश को ठिकाने लगाओ, और याद रहे माही एक आगे अपना हुलिया बदल कर जाना, उसे तुम्हारे कपड़ों पर भी का तिनका नहीं दिखना चाहिए। ये बोलकर आर्या मून क्लब से निकल जाती है और अहीर बस उसे जाते देखता रह जाता है। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि क्या होगा। माही की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बुझाल आ चुका है, जिसकी बनक माही को नहीं है। ये जानने के लिए आपको लगातार द ब्लू डेमन नीला दिल पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए CH-15 रिश्ता। अब आगे। आर्या अभी तक काफी गुस्से में थी, उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक लोहे की रोड से अपनी कार को मारने लगती है। उसके गार्ड से उसको चारों तरफ से कवर कर रखा था, इसलिए किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि आर्या क्या कर रही है। आर्या का जब गुस्सा शांत होता है तो वो रुक जाती है और इस वक्त उसके हाथ भी पूरे लाल हो गए थे। ये देखकर वो एक दूसरी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है, और अगर कोई अभी आर्या की कार देखता तो वो कह नहीं सकता था कि यह उसकी महंगी कार में से एक कलेक्शन था। आर्या के गार्ड्स ने क्लब से सारी लाशों को ठिकाने लगा दिया था। वही दक्ष जब देखता है कि अब सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया था तो वहां से निकल जाता है, और वो जाते हुए खुद से ही बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, उस इंसान को सजा तो मैं देना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, अब वक्त आ गया है। तुम्हें मेरी जिंदगी में आ जाना चाहिए ताकि कोई तुम पर अपनी बुरी नजर न डाले। दक्ष और अहीर अभी कार में ही थी कि तभी दक्ष को देखकर बोलता है कि अपने मॉम डैड को बोलो कि उन्हें मेरे साथ ससुर जी से रिश्ते की बात करने के लिए जाना है, ताकि ससुर जी को कोई कमी नहीं लगे कि दक्ष स्मिथ ने उनकी बेटी का रिश्ता मांगने में कोई कमी छोड़ दी है। अहीर जब ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि दक्ष माही की बात कर रहा है, इसलिए वो उसे देखकर बोलता है, दक्ष इतनी जल्दी मत कर, वो लड़की अभी बच्ची है जो हमारी जिंदगी और उसके तरीकों से वाकिफ नहीं है, इसलिए कई तेरी यह जल्दी उसे तेरे पास आने की जगह तुझसे दूर न कर दे। दक्ष अभी आंखें बंद करके अपनी कार में बैठा था और उसका सिर कार के बैक सीट पर टिका हुआ था। वही जब वो अहीर की बात सुनता है तो वो अपनी आंखें खोलकर अहीर की हरी आंखों में नजरें मिलाकर बोलता है, वो लड़की जैसी भी हो लेकिन अब वो मेरा जुनून बन गई है, जिसे पाकर ही मैं शांत होने वाला हूँ, और फिर वो चाहे प्यार से और धमाके से, लेकिन मुझे मेरी लिटिल बन्नी खरगोश चाहिए। अहीर समझ गया था कि दक्ष को कुछ कहना बेकार होगा, इसलिए वो कार से उतर जाता है, ये बोलकर कि जब चलना हो तो बता देना, आखिर ब्लू नीला दिल डेविल के रिश्ते के लिए जितने ज्यादा लोग जाए उतने कम पड़ सकते हैं। आर्या कुछ ही देर में घर पहुंच जाती है और अयान ने उससे कोई सवाल नहीं किया था, कथव की उसको पहले ही सब पता चल चुका था, और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। वही इसी बीच माही ने 2 से 3 बारी कोशिश करी थी कि वो अयान को दक्ष के बारे में बताए, कथव की अब माही को उससे डर लगने लगा था, लेकिन वो जब अयान को बताने जाती है तभी बीच में कुछ न कुछ बात हो जाती थी, जिसकी वजह से वो सोचती है कि सुबह सूरज का चेहरा के वक्त जब अयान उसे उठाने आएगा वो तभी उसे सब सच बता देगी। माही यह सोचकर अपने रूम में चली जाती है कि सुबह होते ही अयान को वो सब बता देगी तो उसका दोस्त सब देख लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह ही उसकी जिंदगी में दक्ष स्मिथ नाम का तूफान आने वाला है, जिसके बाद उसकी सारी जिंदगी ही बदलने वाली है, और दक्ष को तूफान है जो उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाए बिना मानने वाला नहीं है। रात के वक्त माही जब अपनी आंखें बंद कर रही थी तो उसके सामने बार बार दक्ष की ब्लू नीला दिल आयज आ रही थी,
जिसकी वजह से उसे काफी बेचैनी हो रही थी और वो चाहकर भी नहीं सो पा रही थी। माही पूरी रात बस इधर से उधर बेड पर लेटी रहती है और कहीं सुबह जाकर उसकी आंख लगी थी कि तभी अयान उसे उठाने आता है, लेकिन माही को सुबह सुबह ही नींद लगी थी, इसलिए अयान के उठाने पर भी वह नहीं उठती है। इसलिए अयान सोचता है कि उसे थोड़ी देर बाद उठाने आ जाएगा। शेखर चेहरा में अभी कुछ वक्त ही निकला था और अभी सबके सब घर पर भी थी। कथव की सुबह का वक्त था, इसलिए तभी एक गार्ड अंदर आते हुए शेखर जी को देखकर बोलता है कि सर दक्ष स्मिथ आए हैं और उन्होंने पूरे घर को चारों तरफ से कवर कर रखा है और उनके असिस्टेंट ने बोला है कि दक्ष स्मिथ आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही शेखर जी गार्ड को देखकर बोलते हैं उन्हें अंदर आने के लिए बोल दो, और तभी शेखर जी अंजलि की तरफ देखते हैं जो दक्ष का नाम सुनते ही घबराने लगती है और शेखर की तरफ देखकर बोलती है कि यह क्यों आया है, जिसके जवाब में आर्या आगे आकर बोलती है माँ आप क्यों चिंता कर रही है, और वो वैसे भी कुछ देर बाद पता चल ही जाएगा कि वो क्यों आए हैं। ये सुनते ही अंजलि बोलती है इसी बात का तो डर है, मुझे कहीं कुछ देर बाद यह मेरे घर की खुशियां ही मुझसे छीन कर न के जाए। अंजलि की बात सुनते ही इस बारी शेखर बोलता है अंजलि तुम ज्यादा ही सोच रही हो, तुम जाकर मेहमानों के लिए कुछ खाने की तैयारी करो, तब तक मैं उन्हें अंदर लेकर आता हूँ। ये सुनते ही अंजलि बोलती है शेखर आप जिसे अंदर लेकर आ रहे हैं उसे मेरे घर और मेरे बच्चों से दूर रखे। कथव की मुझे वो इंसान न हो मेहमान के रूप चाहिए और न ही किसी और रिश्ते के नाते, इसलिए आज बोल दिया है लेकिन फिर से नहीं बोलना। आज के लिए इतना ही। कल जानते हैं कि अंजलि जिस रिश्ते को उसके नाम सुनकर ही ठुकरा रही है, लेकिन तब क्या होगा जब दक्ष उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए उन्हें मजबूर कर देगा। ये जानने के लिए आपको कहानी यानी द ब्लू नीला दिल डेमन लगातार पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। CH16 दक्ष का वक्त। अब आगे चलते हैं। शेखर जी दक्ष के साथ अंदर आ जाते हैं और सभी वेटर अंजलि जी कहने पर उनके स्वागत के लिए अच्छा अच्छा खान उनके आगे रख देते हैं, और जैसे कि दक्ष ने अहीर को बोला था तो उसके साथ उसके माता पिता भी वहां पर मौजूद थे। तभी शेखर दक्ष की तरफ देखकर बोलते हैं मिस्टर ऐसे बिना बताए और अचानक आने की कुछ वजह होगी, तो क्या आप वजह बता सकते हैं। ये सुनते ही दक्ष एक राजा की तरह बोलता है मिस्टर श्रीवास्तव मुझे बात घुमाकर बोलना नहीं आता है, इसलिए साफ तरीके से बात करते हैं। तभी अहीर जो दक्ष के पास बैठा था वो धीरे से दक्ष को देखकर बोलता है तो लड़की के माँ बाप से रिश्ता मांगने आया है और उन्हें डराने, इसलिए तू रहने दे, हमें बात करने दे। ये बोलकर अहीर शेखर जी को देखकर बोलता है मुझे लगता है ये बात हम लोग न करें, अगर बड़े लोग करें तो बेहतर रहेगा। ये सुनते ही अहीर अपने माता पिता को देखता है और अहीर के माता पिता सीधा ही शेखर जी से दक्ष के रिश्ते के लिए माही का हाथ मांग लेते हैं। अहीर के माता पिता ने ये बोला ही था कि तभी किचन से आती अंजलि जी जिनके हाथ में अभी खाने की थाली थी वो नीचे गिर जाती है और सबकी नजर उनकी तरफ चली जाती है। तभी हाल में मौजूद आर्या उनके पास जाती है और अयान बस अपने गुस्से को शेखर जी की वजह से संभाले खड़ा था। तभी अंजलि थोड़ा तेज में बोलती है यह नहीं हो सकता है और मेरी माही अभी किसी से शादी नहीं करेगी। अंजलि ने ये बोला ही था कि तभी दक्ष सोफे से उठकर अंजलि की तरफ आते हुए उनकी तरफ झुकते हुए उसके पैरों पर अपना आशीर्वाद लेते हुए बोलता है सासू माँ दक्ष स्मिथ किसी के आगे नहीं झुकता है, लेकिन आज आपकी बेटी की वजह से झुक कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी मनमानी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर वो आप भी क्यों नहीं हो। खैर मैं आपको वक्त दे रहा हूँ ताकि आप खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान जाए। कथव की अगर आप नहीं माने तो मैं अपनी पर आया तो कहीं यह आपकी बेटी के लिए भी दर्द नहीं बन जाए जो मैं उसे देना नहीं चाहता हूँ। दक्ष ये बोलकर शेखर चेहरा से जाने लगता है और वो थोड़ा तेज में बोलता है अहीर मेरे ससुराल वालों को शगुन का सारा सामान देकर आना, किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर मैंने सासू माँ को वक्त दिया है और रोनी ध्यान रहे अगले 3 महीने तक मेरी होने वाली वाइफ को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कथव की उसके बाद तो मेरी वाइफ को अपने घर आना ही होगा। दक्ष ये बोलकर चला जाता है और अहीर दक्ष के कहने के मुताबिक वहाँ सारा शगुन का सामान रखकर वहां से चले जाते हैं। दक्ष और अहीर के जाने के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी अंजलि शेखर की तरफ आते हुए बोलती है मैंने आपसे बोला था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब आप बताएं कि आप मेरी बेटी को कैसे बचाने वाले हैं। कथव की मुझे उसके लिए ये रिश्ता मंजूर नहीं है। शेखर जी अंजलि की तरफ थोड़ा फिक्र करते हुए बोलते हैं अंजलि आपको शांत होना होगा कथव की, अगर तुम इस तरह सोचोगी कि तुम कभी भी सभी फैसला नहीं ले पाओगी। वही अंजलि जब शेखर की बात सुनती है तो वो बोलती है मुझे कुछ सोच समझकर फैसला नहीं है, मुझे बस फर्क पड़ता है कि वो मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ बनकर ही फैसला लेना चाहती हूँ, न कि सोच समझकर। और अभी मेरी नजर में ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए सही नहीं है, इसलिए आपको जो करना है वो करे, लेकिन दुनिया से जुड़े लोगों को मेरी माही से दूर रखे, वरना इस बारी आपके सामने आपकी अंजलि नहीं बल्कि एक माँ खड़ी होगी। अंजलि यह बोलकर माही के कमरे की तरफ चली जाती है। अंजलि जब माही के पास पहुंचती है तो वो आराम से सो रही थी और अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी कमरे में अयान आता है और वो अंजलि के कंधों के ऊपर हाथ रखता है। अंजलि जैसे ही अयान को देखती है तो वो खुद को रोने से नहीं रोक पाती है और धीरे से अयान को देखकर बोलती अयान मेरी बेटी इतनी मासूम है कि वो दक्ष के साए से ही डर जाए, फिर वो उसके साथ सारी जिंदगी के बंधन में बंद कर कैसे रह सकती है। तुम खुद सोचो, मैं एक माँ होकर उसके लिए यह फैसला कैसे ले सकती हूँ, ये जानते हुए भी कि इससे मेरी बेटी को सबसे ज्यादा दर्द मिलने वाला है। वही अयान जब अंजलि की बात सुनता है तो वही नीचे घुटनों पर बैठते हुए बोलता है माँ मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही है और मुझसे बेहतर मेरी छोटी के लिए अच्छा बुरा कोई नहीं सोच सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हमें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देना चाहिए। इतने में ही वो अंजलि की तरफ देखकर बोलता है माँ कुछ भी कहने से पहले एक बारी मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। आज के लिए इतना ही। कल जानते हैं कि क्या अंजलि इस रिश्ते के लिए मान जाएगी और आखिर ऐसी क्या वजह है कि अयान ने इस रिश्ते के लिए मंजूरी से डाली है। सबसे बड़ा सवाल क्या माही इस रिश्ते के लिए मंजूरी देगी। इन जैसे और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको कहानी के पढ़ने पर ही मिलने वाले हैं, इसलिए कहानी के साथ बने रहे और अपना प्यार द ब्लू डेमन नीला दिल को देते रहे। तब तक के लिए शुक्रिया। CH17 माही सेड यस। अब आगे चलते हैं। अयान के कहने पर अंजलि शांत हो जाती है और ये देखकर अयान समझ जाता है कि अंजलि उसकी बात सुनने को तैयार है। ये देखकर अयान अंजलि को बोलता है माँ आप एक बारी छोटी को देखिए और आपको उसको देखकर क्या लगता है कि वो हम सबसे छुपा भी ले, लेकिन वो चाहकर भी इस दुनिया के तौर तरीकों को नहीं अपना पाएगी।
दक्ष जब नीचे माही का हाथ मांग रहा था तो मैंने उसकी आंखों में जुनून देखा है, तो मेरी छोटी को पाकर ही रुकेगा और फिर भी अगर हम चाहे तो अपनी पूरी कोशिश कर भी लेंगे तो भी माफिया के किंग से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं है कि हम तबाह हो जाएंगे। पर माँ उसके बाद क्या कथव की दक्ष से लड़ने का मतलब है सिर्फ मौत, और हम सबके बाद हमारी माही के पास क्या कोई सहारा बचेगा। ये सुनते ही अंजलि थोड़ा गुस्से होते हुए बोलती है, अयान अगर हम मरे तो हम अपने साथ अपनी बेटी को भी मार डालेंगे, लेकिन उस शैतान को अपनी बेटी कभी नहीं देंगे। अरे वो अपने शौक के चलते लड़कियों के पास जाता है और अगर उसका शौक भर गया तो तब क्या? उसके बाद तो आप और हम कोई भी मेरी बेटी को नहीं बचा पाएगा, मेरी बच्ची एक जिंदा लाश बन जाएगी। ये सुनते ही अयान फिर बोलता है, मैं मानता हूँ कि अयान लड़कियों को अपने शौक पूरा करने के लिए अपने पास बुलाता है, लेकिन छोटी उसने उसे छुआ तक नहीं है। अगर वो चाहता तो अपनी मर्जी पूरा कर लेता, लेकिन वो छोटी का रिश्ता मांगने आया है। अयान आगे बोलता है, माँ बस एक बारी मेरे बोलने पर नहीं लेकिन माही के लिए सोचिएगा जरूर, क्योंकि दक्ष ही वो इंसान है जो नहीं को भी हाँ में बदल सकता है। आज तक हम सबने इतनी कोशिश करी है कि छोटी इस दुनिया को अपना ले, लेकिन वो नहीं अपना पाए, लेकिन दक्ष ये कर सकता है। वो मेरी छोटी को बदल सकता है, वो उसकी ढाल बन सकता है और कोई उसके रहते कोई चाहकर भी मेरी छोटी को छू नहीं पाएगा। और रही बात उसकी गलत करने की, तो माँ अब भूल रही है कि माही चाहे लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन सच यही है कि वो शेखर श्रीवास्तव की बेटी है और वक्त आने पर वो अगर चाहे तो दक्ष तो क्या किसी से भी लड़ ले। माँ आखिरी फैसला छोटी का होगा कि वो यह इस रिश्ते को मानना चाहती है और नहीं कथव की। अगर उसकी न हुई तो मैं आपसे वादा करता हूँ उसका ये दोस्त ही दक्ष के सामने खड़ा होगा, फिर उसका अंत मेरी मौत भी क्यों न हो, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा अपनी छोटी को दक्ष से दूर करने के लिए, और वो चाहकर भी मेरी छोटी तक नहीं पहुंच पाएगा। अयान अपनी बात बोलकर रूम से निकल जाता है और तभी अंजलि माही के पास जाती है जो अभी सो रही थी। अंजलि जैसे ही माही को देखता है तो उसके गालों पर प्यार से हाथ फिराकर बोलती है, मेरी बच्ची आखिर क्यों कन्हैया हर बार आप मेरी बेटी की जिंदगी में वो सब डालते हैं जो उसे नहीं चाहिए, कभी तो इस मासूम पर तरस खा लिया करे। ये बोलते ही अंजलि की आंखों से बहते कुछ आंसू की बूंदें माही के फेस पर गिर जाती है, लेकिन माही फिर भी नहीं उठती है। अंजलि कुछ देर लगातार माही को देखती रहती है और फिर वो वहां से उठकर चली जाती है। अंजलि के रूम के जाने के बाद माही धीरे से अपनी आंखें खोल लेती है, क्योंकि वो उठ तो बहुत पहले ही गई थी, लेकिन अंजलि और अयान की बातें सुनकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उनका सामना कर पाए, इसलिए वो सोने का नाटक करती है। माही ने अंजलि और अयान की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन अभी उसके फेस पर कोई बुजुर्ग मुशान नहीं थे। उसको देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। माही अभी बिल्कुल शांत थी और वो बाथरूम में जाकर पानी के नीचे कुछ देर तक खड़ी होने के बाद नीचे जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अभी आर्य और शेखर के साथ अयान नीचे थे और अंजलि अब शांत थी, लेकिन उनके चेहरा मुरझा चुका था। माही की नजर अयान को देखकर बोलती है, दोस्त मैं आपसे नाराज हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही सब हैरान होकर माही को देखने लगते हैं। सब लोगों को खुद को देखते पाकर माही अयान की तरफ देखकर बोलती है, दोस्त आप मुझे उठाने क्यों नहीं आए, ये जानते हुए भी कि मुझे सबसे पहले आपको देखना होता है। माही की बात सुनकर सब लोग थोड़ा शांत होते हैं। तभी अयान बोलता है, छोटी मैं तुझसे जुड़ी किसी चीज को नहीं भूल सकता हूँ। मैं तेरे कमरे में आया था लेकिन तू सो रही थी, इसलिए मेरा मन नहीं किया तुझे उठाने का, लेकिन अब जब तू आ गई है तो चल हम सब मिलकर खाना खाते हैं। कथव की दक्ष के आने की वजह से किसी ने कुछ नहीं खाया था। ये सुनते ही अंजलि माही की तरफ देखे बिना ये बोलते हुए किचन की तरफ जाने लगती है कि तभी माही अंजलि का हाथ पकड़ लेती है और वो बिना पलटे ही बोलती है, माँ ऐसा भी क्या हो गया है कि आप मुझसे नजरें चुरा रही है। ये सुनते ही अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पलटकर माही की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाती है कि तभी माही बोलती है, माँ मुझे वो रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। यह बोलकर वो अंजलि की तरफ देखते हुए बोलती है कि आपको मुझसे वादा करना होगा कि बात चाहे कुछ भी हो लेकिन आप मुझसे नजरें मिलाकर ही बात करेगी। आज के लिए इतना ही नहीं की बात सुनकर सभी घर वालों को झटका लगा था, लेकिन आखिर माही ने रिश्ते के लिए हाँ कथव किया और वो भी उस इंसान से जिससे वो दूर जाना चाहती थी। ये जानने के लिए आपको लगातार द ब्लू डेमन देखना पड़ेगा। तब तक के लिए शुक्रिया। CH18 माही की शर्तें। अब आगे चलते हैं। माही की हाँ सुनते ही अंजलि उसकी तरफ मुड़ कर देखती है और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं कथव कि अभी तक घर में से किसी ने माही को कुछ नहीं बताया था। तभी अयान माही के पास आकर बोलता है, छोटी तुझे किसी ने कुछ बोला है, मुझे बता। कि तभी माही अयान की तरफ देखकर बोलती है, दोस्त मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है और मैंने आपकी और माँ की बात सुन ली थी। सभी घर वालों को शौक लगता है कि तभी शेखर जी आगे होते हुए माही का हाथ पकड़कर उसे सोफे में बिठाते हुए बोलते हैं, बच्चा एक बात हमेशा याद रखना कि आपके पिता इतने कमजोर नहीं है कि वो आपकी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए अगर आप यह फैसला डर कर ले रही है तो हमें यह मंजूर नहीं है। कथव की मैं नहीं जानता हूँ कि आपने क्या सुना है, लेकिन हाँ करने से पहले आपको दक्ष के बारे में जान लेना चाहिए। माही जो अभी अपने सामने बैठे अपने पिता को देख रही थी कि तभी वो बोलती है, डैड मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि दक्ष कौन है और वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है, लेकिन आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि डर कर हाँ बोल दे। मैंने रिश्ते के लिए मंजूरी दी है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो मैं उस इंसान को ही बताना चाहती हूँ जिससे सब डरते हैं। कथव की यह मेरी लड़ाई है, इसलिए मुझे खुद लड़ना है। आप उस इंसान से बात कर ले, वो जब भी मुझसे मिलने को तैयार होगा तब मुझे उससे मिलना है, और वो भी अकेले। बाकी अगर आप नहीं चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो भी फैसला होगा मुझे वो मंजूर होगा। तभी माही अंजलि की तरफ देखकर बोलती है, माँ मुझे भूख लगी है, क्या हम सब खाना खाने चले। ये सुनते ही अंजलि की नजर शेखर पर जाती है जो उन्हें आंखों के इशारे से नॉर्मल रहने को बोलते हैं। माही जब तक सबके साथ खाना खा रही थी सबके सब नॉर्मल थे और अयान की तो हिम्मत तक नहीं हुई कि आज वो अपनी छोटी का सामना कर पाए। माही जैसे ही उठकर अपने कमरे में चली जाती है तो अयान भी गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगता है और उसको ऐसे जाता देखकर अंजलि परेशान होने लगती है कि तभी आर्या अंजलि को देखकर बोलती है, माँ आप चिंता नहीं करें, मैं जाती हूँ पीछे। कथव की अयान अभी किसी की नहीं सुनेगा। ये बोलकर आर्या अयान के पीछे चली जाती है। अयान काफी तेज निकला था इसलिए आर्या उसके पास पहुंचने में लेट हो जाती है, इसलिए वो अपनी कार से उसके पीछे जाने लगती है। अयान काफी तेज कार ड्राइव कर रहा था इसलिए वो एक क्लब में पहुंचकर वहां लगातार ड्रिंक कर रहा था।
अयान ने चाहे ड्रिंक करी थी लेकिन वो फिर भी अपने होश में था, इसलिए उसके ऊपर ड्रिंक का असर न के बराबर था। बाकी अगर बात की जाए तो उसका चार्म ऐसा था कि क्लब में मौजूद लड़कियों उसे लगातार घूर रही थी कि तभी एक लड़की इससे पहले उसे छू पाती कि इतने में ही अयान उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है कि मुझे नफरत है कि कोई लड़की मुझे टच करे। ये बोलकर वो उस लड़की की गर्दन की नसों को दबाने लगता है। तभी वहां आर्या आ जाती है और वो उसके हाथ से उसी लड़की की गर्दन के हाथ छुटा देती है और वो लड़की वही बेहोश होकर गिर जाती है। अगर आर्या कुछ सेकंड और नहीं आती तो वो लड़की ऊपर पहुंच जाती। तभी आर्या अयान की तरफ देखकर बोलती है, अयान वो बस तुझे टच कर रही थी और उसे जान से मारने वाला था। ये सुनते ही अयान गुस्से में बोलता है, यह उसकी गलती है, कथव की नहीं पसंद कोई लड़की मुझे टच करे। ये बोलकर वो और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है कि तभी आर्या उसके हाथ से ड्रिंक की बोतल लेकर बोलती है कि अयान छोड़ दे और कितनी ड्रिंक करेगा, और कम से कम माही के बारे में सोच, अगर उसे पता चला कि तूने उसके लिए खुद को हर्ट किया है तो उसे कितना बुरा लगेगा। अयान माही समझदार है, एक बारी उस पर विश्वास तो करके देख, को सही फैसला लेगी। और कुछ देर पहले तू माँ को समझा रहा था, फिर अब तुझे क्या हो गया। आर्या की बात सुनते ही अयान उसे देखने लगता है। तभी आर्या एक लंबी सांस लेकर बोलती है, देख अयान, दक्ष के आने भर से ही आर्या में बदलाव आया है। उसने इस रिश्ते को हाँ बोला है, इसका मतलब तू समझ रहा है कि वो हमारी दुनिया को अपनाने के लिए तैयार है, फिर वजह चाहे हम लोग हैं। और रही बात दक्ष की, फर्क तो तभी हो जाएगी जब वो आर्या की शर्तें मानेगा और नहीं कथवकी। उसके बाद का फैसला माही नहीं हमें लेना है, इसलिए अभी कमजोर नहीं पड़ना है बल्कि वार करना है। कथवकी अगर माही की न हुई तो उसकी बहन तो रन में उतरने को तैयार हो जाएगी। अयान काफी बारीकी से आर्या की बात सुन रहा था। तभी वो अपना फोन उठाकर किसी को फोन मिलाता है और वहां से एक आवाज आती है। ये सुनते ही अयान सामने वाले इंसान को ऑर्डर देते हुए बोलता है, दक्ष के असिस्टेंट से मिलने के लिए मीटिंग फिक्स कर दो और उसे बोल दो कि मेरी बहन उससे मिलना चाहती है। आज के लिए इतना ही, आगे कल जानते हैं कि क्या होगा जब माही को दक्ष से मिलेगी और वो क्या दक्ष को देखकर उसे अपना लेगी और डर कर उसे मना कर देगी। ये जानने के लिए आपको लगातार द ब्लू डेमन नीला दिल पढ़ना होगा। तब तक के लिए CH-19 रोनी की क्वीन। अब आगे चलते हैं। अयान कॉल करने के बाद आर्या के साथ घर वापस आ जाता है और उसने ज्यादा देर किसी से बात नहीं करी थी कि तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि सर, दक्ष के असिस्टेंट रोनी का रिवर्ट आ गया है। वो बोल रहे हैं कि कल उनकी कार शेखर चेहरा में आ जाएगी और शाम तक वो मैडम को घर सुरक्षित छोड़ देंगे। अयान ये सुनते हुए बस हम ही बोलता है और वो उठकर माही के रूम में चला जाता है। माही हमेशा की तरह आज भी अपने रूम की विंडो से चांद को निहार रही थी कि तभी अयान उसके सिर पर हाथ रख देता है। ये देखकर माही पलटकर अयान को देखती है। माही को खुद को देखता पाकर अयान उसकी तरफ देखकर बोलता है, छोटी, कल दक्ष के गार्ड आने वाले हैं, लेकिन क्या तू सच में अकेले ही जाना चाहती है। ये सुनते ही माही अयान को देखकर बोलती है, दोस्त, आपकी बहन हो इसलिए अपनी जिंदगी से जुड़ा फैसला खुद ही लेना चाहती हूँ, लेकिन क्या आप इस रिश्ते से खुश है। अयान माही की बात सुनकर बोलता है, छोटी, पता नहीं, लेकिन मैंने दक्ष की आंखों में तेरे लिए जुनून देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि वो तुझे सुरक्षित रखेगा। लेकिन अगर तुझे थोड़ा सा भी डर लगे तो एक बारी में ही मुझे कॉल कर देना, तेरा दोस्त वहां पहुंच जाएगा और कोई भी फैसला बिना दबाव में लेना। ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है और एक रात और निकल जाती है जिसमें माही की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह के वक्त दक्ष का असिस्टेंट रोनी शेखर चेहरा आ चुका था और उसने शेखर जी को बोला था कि बॉस ने ऑर्डर दिया है कि सुबह का ब्रेकफास्ट मैडम के साथ करना चाहते हैं, इसलिए आप मैम को बुला दे। अंजलि परेशान थी लेकिन माही की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी। तभी माही अयान के साथ नीचे आ जाती है। उसने एक सिंपल फ्रॉक पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी और बाल खुले हुए थे। मेकअप के नाम पर उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो रात में सोई नहीं है, इसलिए घर वालों को यह न दिखे तो उसने उसके लिए अपनी आंखों में काजल लगा लिया था। माही शेखर जी के पास जाते हुए उनसे पूछती है कि क्या मैं जा सकती हूँ। ये सुनते ही शेखर बस माही को ये बोलते, आपको जो सही लगे वही करें, लेकिन सिर्फ अपनी खुशी के लिए न कि किसी दबाव में आकर। माही शेखर की बात सुनते ही बोलती है, पापा, मैं ये सब अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। ये बोलकर माही रोनी के साथ बाहर जाने लगती है। रोनी से माही के लिए कार का गेट खोल दिया था और ये देखकर माही उसमें बैठ जाती है। कुछ ही देर में शेखर चेहरा से कतार निकाले जाने लगती है और उनको जाते देखकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो उसने कब से रोके हुए थे। हालांकि दक्ष ने यह नहीं बोला था कि उससे मिलने के लिए माही को अकेला आना चाहिए, लेकिन यह माही का फैसला था। माही कार की विंडो से बाहर देखती और सुने हल्का सा विंडो का गेट खोल रखा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर हवा में पत्ता हवा के झोंके पड़ रहे थे। रोनी ने माही को कुछ नहीं बोला था, कथव की वो उसके बॉस की होने वाली वाइफ जो थी। माही रात भर सोई नहीं, इसलिए उसकी विंडो से टेक लगाने के बाद नींद आ जाती है और ये देखकर रोनी ने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि कार आराम से चलाओ ताकि उसकी मैडम की नींद खराब न हो। कुछ ही देर के बाद सभी कारें एक ही कतार में रुक जाती है और रोनी कार से उतरकर माही की तरफ वाली विंडो पर हल्का सा नोक करता है, जिससे माही उठ जाती है और वो रोनी को देखने लगती है। ये देखकर रोनी अपने नजरें झुकाकर बोलता है, मैडम, हम पहुंच गए हैं, किंग आपका अंदर वेट कर रहे हैं। माही रोनी की बात से समझ जाती है कि वो उसके बॉस की बात कर रहा है, इसलिए वो कार से उतर जाती है। माही कार से उतरने के बाद रोनी को देखती है जो अभी तक नजरें झुकाए खड़ा था। ये देखकर माही एक सांस लेकर रोनी की तरफ देखकर बोलती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं। ये सुनते ही रोनी माही की तरफ देखकर बोलता है, मैडम, आप जो बुलाना चाहती है आप वो बुला सकती है और मेरा नाम रोनी है। ये सुनते ही माही अपने सामने खड़े इंसान को देखकर बोलती है, ठीक है, तो मैं आपको रोनी भैया कहकर बुलाने वाली हूँ, लेकिन आप मुझसे नजरें झुकाकर नहीं, नजरें उठाकर बात करें और मुझे मैडम कहना बंद करें। मुझे खुद को मैडम कहकर सुनना पसंद नहीं है। रोनी जब माही की बात सुनता है तो वो उसे एक ऑर्डर समझकर अपनी नजरें उठा लेता है और अब की बारी वो माही को देखकर बोलता है, क्वीन, आप जैसे चाहती है वैसा ही होगा। माही जब अपना नया नाम सुनती है तो वो अपने मन में ही बोलती है, लोगों को मेरा असली नाम से क्या ही दिक्कत है, इसलिए मेरा नया नया नामकरण कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि क्या होगा, क्योंकि माही दक्ष को जो देखने वाली है। ये जानने के लिए कहानी के साथ यानी द ब्लू डेमन देखते रहे। तब तक के CH-20 माही का दक्ष को देखना। अब आगे माही के कहने पर रोनी से उसे क्वीन कहकर बुलाया। कथव की माही नहीं चाहती थी कि रोनी उसे मैडम बुलाए और ऐसे ही माही दक्ष के विला के अंदर जाने लगती है, जो कि काफी बड़ी लेकिन काफी शांत जगह पर था, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ दक्ष का राज था।
दक्ष का विला जितना सुंदर था लेकिन वहां पर कुछ कुछ जगह काफी डरावनी भी थी। कथाओं की कहीं पर दीवारों पर एनिमल्स को ऐसे बनाया गया था जो कि बिल्कुल 3D व्यू दे रहा था, जैसे कि वो तस्वीर न होकर सच में वहां हो। माही बहुत ध्यान से विला को देखते हुए अंदर जा रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी कि तभी रोनी माही को देखकर बोलता है, क्वीन आप सामने वाले रूम में जा सकती है, वहां आपका इंतजार किंग कर रहे थे। तब तक आप बता दे कि आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेगी ताकि मैं वो बनवा दूं। माही एक नजर रोनी को देखकर बोलती है, पहले मैं तुम्हारे किंग से मिल लूं, उसके बाद देखते हैं कि मैं यहाँ खाना खा सकती हूँ और नहीं। कथव की इतना तो तय था कि अगर दक्ष ने माही की शर्तें नहीं मानी तो वो दक्ष से शादी नहीं करने वाली थी, लेकिन जो इंसान दूसरा पर अपना हुक्म चलाना जानता था, क्या वो आज माही की शर्तें मान पाएगा। वही दक्ष के रूम की तरफ बढ़ने लगती है और वो जैसे ही रूम के बाहर जाकर दरवाजे को लॉक करने ही वाली होती है कि तभी वहां का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर माही इतना समझ जाती है कि वो इंसान जो कोई भी है, उसकी नजर लगातार उसके ऊपर बनी हुई, इसलिए उसे खबर हो चुकी थी कि माही उसके दरवाजे के बाहर है। माही दरवाजे के खुलने के बाद रूम के बाहर कुछ सेकंड खड़े होने के बाद अंदर जाने लगती है। कथव की उसे रूम में बाहर का ऑरा ही अजीब लग रहा था जो कि अंदर मौजूद इंसान की वजह से था। माही जैसे ही अंदर कमरे में जाती है कि तभी वो रूम एक नजर देख पाती, लेकिन तभी उसके कानों में एक मर्द की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो सहम जाती है। कथव की कहीं न कहीं उसने वो आवाज पहचान लिया था, लेकिन फिर भी वो तस्लीम करने के लिए सामने बैठे शख्स को देखने लगता है और जैसे ही वो सामने बैठे इंसान को देख लेती है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वही दक्ष जो रूम के बने सोफे पर राजा की तरह बैठा माही को देख रहा था और माही के रिएक्शन को देखकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि तभी माही एक ही जगह खड़ी पाता देखकर और उसकी नजरें दक्ष के ऊपर बनी हुई थी। ये देखकर दक्ष अपनी मैग्नेटिक आवाज में बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, जल्द मैं तुम्हारा ही होने वाला हूँ, इसलिए जितना चाहो उतना देख लेना, लेकिन अभी इधर आओ वरना कहीं तुम्हारा मुझे ऐसे देखना कहीं तुम पर भारी न पड़ जाए, जो मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं आएगा। माही दक्ष की बात सुनकर अपने होश में वापस आ जाती है कि तभी दक्ष एक बारी फिर से माही को अपने पास बुलाता है। ये देखकर माही अपने कदम दक्ष की तरफ बढ़ा देती है। माही दक्ष के सामने जाकर थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बारी उसकी नजर झुकी हुई थी कथव की उसे दक्ष की ब्लू आंखें डरा रही थी। माही को खुद से दूर खड़ा देखकर दक्ष अपना हाथ आंखें बढ़ाता है। ये देखकर माही कभी दक्ष के हाथ को देख रही थी और कभी चोरी वाली नजरों से दक्ष को, और ये देखकर दक्ष एक बारी फिर से बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, मेरा हर छोटी से छोटा मिनट बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे देखने से ज्यादा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तभी माही यह सुनते ही अपना कपाता हाथ दक्ष के हाथ में रख देती है और माही का हाथ अपने हाथों में पाकर दक्ष के सेकंड में ही उसे अपने पास खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। और यह इतनी जल्दी हुआ ही कि माही को कुछ समझ ही नहीं आया और वो अपना बैलेंस बनाने के लिए दक्ष के शर्ट को उसके चेस्ट वाली जगह से कसकर पकड़ लेती है। दक्ष जब माही को अपनी गोद में देखता है तो वो एक नजर माही के हाथों पर देखता है और ये देखकर वो अपनी सेडिटिव आवाज में माही के कान के पास जाकर बोलता है, लिटिल बन्नी खरगोश, अभी तो तुम मेरी वाइफ बनी नहीं हो कि अभी से मुझ पर हक जमाने लगी हो। और यह सुनते ही माही दक्ष की तरफ देखती है, जिसकी नजर अभी माही के नन्हे नन्हे हाथों पर ही थी। ये देखकर माही समझ जाती है कि दक्ष ये सब क्यों बोल रहा है, इसलिए वो जल्दी से अपने हाथ दक्ष की शर्ट से हटा लेती है। तभी दक्ष माही को देखकर बोलता है, लिटिल बन्नी, तुम जानती हो तुम पहली लड़की हो जो मेरे घर पर आए हो और जिसे दक्ष स्मिथ पैम्पर कर रहा है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता है इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। वही माही जब दक्ष की बात सुनती है तो वो उसने देखने लगती है जैसे बोलना चाह रही हो कि अजीब प्राणी है, क्या इसे मैंने बोला है कि मुझे पैपर करो, बल्कि सामने बैठा शख्स जब से उसे मिला है वो ही उसकी जिंदगी में अपना हक जमाने में लगा है। आज के लिए इतना ही, कल जानते हैं कि क्या माही दक्ष के साथ शादी करने के लिए मान जाएगी। ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको द ब्लू डेमन पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।